ठीक है जी। तो अब आपके पास थैंक जो यू। है ये आपके पास फॉर्म जो है वो प्लीज फिल करते रहें, और जो जो नहीं फिर, ताकि हम इसके ऊपर काम करते रहें। अब उसके बाद है कि आपके पास प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती तो आपके आपका जो माइंड सेट है उसके अंदर वो चीजें जाती नहीं है। जब वो माइंड सेट में आपके पास कोई चीज नहीं जाएगी तो उसका नुकसान ये होगा एक्सक्यूज मी कि सर। आपको जी। सर इसमें टाइम स्लॉट मेंशन करनी है या पीरियड मेंशन करना है कि कितने आवर्स आप देते हैं? टाइम स्लॉट मतलब आपको ये बताना है कि 11 से 12, 12 से 1, 6 से 7, सही है, या 7 से 8। ओके ओके। ठीक है, तो टाइम स्लॉट आपको देनी है। मुझे ना सिर्फ आपके ड्यूरेशन पता करनी है, बल्कि साथ साथ ये भी देखना है कि आप किस वक्त ज्यादा होते हैं, ताकि उस वक्त बाजों का, जैसे अगर मुझे लगेगा कि भाई 50 स्टूडेंट जो हैं वो शाम को 9 से 10 में ऑनलाइन होते हैं, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि उसमें 9:30 से 10 बजे ऑनलाइन होकर उनकी जो क्यूरीज हैं वो स्लैक के ऊपर या किसी भी और चैनल के ऊपर उनसे डिस्कस कर लूँ। अगर जरूरत होगी तो मैं या असद, असद भी मेरे साथ है, तो असद जो है वो एक जूम की सपोर्ट क्लास भी ले सकते हैं ड्यूरिंग एनी वीकडेज, ये हम ओके डिस्कस कर नाइस लेंगे। सर। सर मैंने तो फिल कर दिया, वैसे ही टाइम लिखा है, तो नेक्स्ट टाइम अब फिर वो और आपको इन्फॉर्मेशन सही प्रोवाइड कर दूंगा, टाइमिंग भी। अच्छा, ठीक है, पूछ लें, ठीक है, बिल्कुल सही किया। लेकिन ये कि अब आपको असल में ये जो टाइम वाला क्लॉज है, ये आप लोगों के लिए है कि आप लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर बैठकर काम करना है। अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर काम नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक जी जी है, बिल्कुल सर, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, एक सही प्रॉपर टाइम बनाओ ना, फिर इससे काम भी सही चलता है और पता चलता रहता है कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है, हाँ, खुद को भी बन देगा। जब तक आप जो है वो चीजों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे और उसको पर्टिकुलर टाइम, तो आहिस्ते आहिस्ते जब आप टाइम देने लगते हैं ना तो आदत पड़ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप सुबह 10 बजे उठते हैं तो आप देखते हैं कि आपको आदत पड़ जाती है 10 बजे सोकर उठने की। ठीक है, लेकिन अगर जो है वो अगर आप उसके मतलब उस टाइम पे आपकी आंख नॉर्मली तौर पर खुल ही जाती है। तो बताने का मकसद ये है कि अ, आप जो है वो थोड़ा सा पंक्चुअल हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट हो जाएगी ना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि मैंने गिट हब के ऊपर PIIC की रिसोर्स के ऊपर गया, मैं Q2 की रिसोर्सेज के ऊपर, और यहाँ से मैंने यहाँ पर पैंडास विद 3 और पैंडास 4, ये दोनों वेबसाइट्स में 3 वाली जो है वो मैंने ओपन कर ली। आप लोग भी ओपन कर लें ताकि हम जो है इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। ठीक है, और साथ साथ जो है वो आप अपने आसानी के लिए जो है वो किताब भी साथ में खोल लिया करें। और ये आपको ईमानदार, मतलब ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास किताब जो है वो खुली हुई हो, ताकि आप किताब के से जो है वो चीजें डिस्कस, मतलब चीजें देखते रहें साथ साथ। ठीक है, ये किताब आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है? यस सर नजर आ रही है। वो क्या है ये? ठीक है, जैसे अब ये चैप्टर 7 है, तो आपके पास ये चैप्टर 7 भी खुला होना चाहिए। अब गाहे बगाहे जब बोर हो रहे हो, मिसाल के तौर में मैं कुछ ऐसी फालतू बातें कर रहा हूँ, तो आप बजाय ये कि अपना टाइम जो है वो ऑनलाइन लिडू खेलने में लगाएं, आप जो है वो इस बुक को देखते रहें। बुक से ही बेस करते हुए हमारी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हमने इस पे बताई हुई है। अगर आपका ये काम है इस वीक का कि आपको 7 और 8 चैप्टर, ठीक है, आपका काम क्या है ये आप लिख लें कहीं पर, सब लोग, आपको 7 और 8 चैप्टर जो है वो पूरा के पूरा पढ़ना है, समझना है, और उसमें मौजूद जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी सिनेरियोज हैं, वो उनको चेक करना है और उनको समझना है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ओके किसी सर। को यहाँ पे कोई एतराज है तो बता दें। सर नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे डिस्कस करना है।
हाँ, नेक्स्ट क्लास से पहले हम डिस्कस कर लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप लोग मुझे स्लैक के ऊपर मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएंगे और मुझे लगेगा कि यार प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, जैसे मैंने पिछले वीक स्लैक चेक किया तो उसमें किसी ने मुझे जो है वो अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं की, मैंने सारे चैनल जो है वो फॉलो किए। अगर आप कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी क्लास से रिलेटेड है और आप मेरी अटेंशन चाहते हैं या असद की अटेंशन चाहते हैं तो उसको मेंशन कर दें। तो मेरे पास ना तो कोई मेंशन आया, ना कोई डायरेक्ट मैसेज आया, तो मुझे इससे अंदाजा हुआ कि कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं जो हूँ वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हूँगा, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि 10, 20 या 25 बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं या असद या हम दोनों मिलकर किसी भी रात को मोस्ट प्रोबेबली 10 बजे के बाद 10 से 11 ये अच्छे का टाइम मुझे टाइम लगता है। इस दौरान जो है वो हम कोई दोबारा ज़ूम के ऊपर एक सपोर्ट क्लास कंडक्ट कर देंगे। ओके ओके, ठीक है सर। ठीक है? तो आपको सिर्फ ये सब चीज़ें देखनी है कि यार इसमें इससे क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है और इससे क्या हो रहा है। तो आपको ये किताब के दोनों चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है? किसी को कोई बात यहाँ पे ठीक पूछनी है है? सर। सबको पता है? किताब के दोनों चैप्टर पढ़ने हैं। सही है? असद, तुम्हारे पास अनाउंसमेंट का ठीक एक्सेस है? ठीक है सर। नो सर। गुड। नो लेकिन सर। मेरे पास तो है। ये मैंने अटेंशन लिख दिया। या असद से लिखवा लेते हैं, कौन लिखा? असद एक मैसेज लिखो कि अटेंशन ऑल सैटरडे 1:30 to 3:30 स्टूडेंट प्लीज read all chapters and perform all code from chapter 7 and 8. ठीक है? We will start deep learning from next week. असद, you got that? ठीक है। कौन से सही चैप्टर, है? 7 और 8? 7 और 8 की सारे चैप्टर पढ़ना है और उसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज भी करनी है। प्लस उसके आगे लिख देना नेक्स्ट सेंटेंस में, प्लस फॉर प्रैक्टिस यूज वर्कशीट्स, और सॉरी जुपिटर नोटबुक एज डिस्कस इन द क्लास। ठीक है? ओके। ओके। तो अब आप देखें, आपने जो है वो पेंडास भी पढ़ ली है काफी हद तक, और डीप लर्निंग भी, जो सॉरी नमपाई भी पढ़ चुके हैं, तो अब चीजें बड़ी इजी हो गई हैं। मतलब अब इसमें टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर नल वैल्यूज आ रही हैं, मैं यहाँ पर एक आप लोगों की खातिर एक कोल ऐप जो है वो दोबारा खोल लेता हूँ। और बिल्कुल आखिर में चला जाता हूँ, ताकि आप जब इसको कहीं से कॉपी पेस्ट करने को छापने की कोशिश करें तो आपको काफी मुश्किलात का सामना पड़ना पड़े। ठीक है? ये मैं इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब अगर मैं इसको यहाँ पर देखने की कोशिश करता हूँ तो आप ये देखें कि ये बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें, यहाँ पर सारी नल वैल्यूज मौजूद हैं हर इसके अंदर। इसको आप, जैसे मैं आपको बताऊं, ये मेरी अप्रोच है, हो सकता है ये आपको पसंद आए, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि अगर किसी चीज के अंदर मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही होती तो मैं उसको कॉपी करने के बाद अपने जो कोड लाइन है उसमें उसको ब्रेक करता हूँ। ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक लाइन है, ये कोड है, ये आप इसको समझ लें अच्छे से कि मैं इसको यूज कैसे कर रहा हूँ। मैंने ये कोड उठाया, मुझे नहीं पता, फॉर एग्जांपल किसी के भी है ना, अब मैंने देखा इसके अंदर एक चीज दिखाई गई है, numpy import nn as na। इसका मतलब ये हुआ कि जो np तो nn है उसका मैंने नाम बदल दिया है। ये हम Q1 में जो है ये पढ़ चुके हैं कि किस तरह आप लाइब्रेरी का नाम में ls लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यार मुझे थोड़ा समझ में आने में मुश्किल हो रही है कि यार ये इसमें क्या हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, हर कॉमे के बाद इसको ब्रेक कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो मैंने सम हाउ जो है इसको अब मुझे देखो पता लग रहा है कि 1 2 3 4, ये 4 जो है ये मेरे पास रोज हैं, और हर रोज के अंदर 3-3 कॉलम है, और हर कॉलम के लिए जो है ये एक ABC लगा दिया, एक लिस्ट मैंने लगा दिया है, और यहाँ पे बीच में लिख दिया ABC। इससे मैंने ये ज्यूम कर लिया अपनी पिछले तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर कि ये ABC जो है जब मैं लिस्ट के फंक्शन में डालूंगा तो ये ABC अलग अलग कॉलम के नाम बन जाएंगे, एक एरे बन जाएगा जो कि कॉलम को असाइन हो जाएगा। और जब मैं जो हूँ वो इसको रन करूंगा
इसमें से ये सारी चीजें हटाकर सिर्फ इस चीज को, तो मेरे पास जो है वो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आई जो है, सॉरी अभी भी नहीं लगाया मैंने, क्योंकि मैं शुरू में आई लगाना भूल गया। छोटी है तो बड़ा कर देते हैं। सही है? अब हेलो जी सर, ठीक जी है। सर, ओके। ठीक है। तो अब हुआ ये कि मैंने जो है वो इसको कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर बहुत सारी एन वैल्यूज आ रही हैं। मैंने इसमें क्या किया, कोड को समझने के लिए उसको थोड़ा सा ब्रेक कर दिया ताकि मुझे ज्यादा समझ में आ जाए। अगर मैं एक्सपर्ट हूंगा तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं होगी, मैं जो हूँ वो कोड जो है वो इसको ब्रेक नहीं करूंगा। लेकिन मैंने क्या किया, जब मैंने कोड ब्रेक किया, खुसूसन ये डेटा का जो वैल्यूज वगैरह हैं, तो मुझे समझने में ज्यादा आसानी हो गई। अच्छा, इसके अंदर मेरे पास कोड बहुत सारे थे, तो मैंने जुपिटर नोटबुक का भरपूर फायदा उठाया और मैंने क्या किया कि मैंने जुपिटर नोटबुक में के कोड ब्रेक करने शुरू कर दिया। मतलब कोड का पहला हिस्सा जो है मैंने ऊपर चलाया और उसके बाद जो है वो बाकी हिस्सा जो है वो मैंने नहीं लेके गया और मैंने जो है वो नीचे कम कम चलाया। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास ये क्या है, ड्रॉप एन ए क्लीन। अब मैं जो है वो यहाँ पर इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यार ये क्लीन से क्या होता है। अब मैंने इसको चलाया तो इसने काम तो कर दिया, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं लगा। तो मैं यहाँ पर क्लीन सिर्फ लिख रहा हूँ। सिर्फ लिखने से, क्योंकि आखिरी वैल्यू है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये ए बी सी जो है वो सारा का सारा गायब हो गया। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि यार इसमें आगे कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें जो कोड लिखे हैं इसमें लिखा हुआ है कि हाउ, यानी कैसे होगा। ये किताब में भी ये सब चीजें लिखी हुई हैं, आप किताब से भी जाकर देख सकते हैं फर्दर डिटेल। ठीक है, अब ये यहाँ पर गया, ये हाउ, हाउ के अंदर का है ऑल, ऑल के अंदर रिमूव रोज ओनली, ऑल डेटा इज एन। ठीक है, अभी जो हमने इसका, अब यहाँ पर फिर मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, ये तो कुछ गड़बड़ बात बोली है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से अपने कोड हटाऊंगा यहाँ से दोबारा। ठीक है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो मैंने इसको हाउ को यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ पर ले आया। मैं हमेशा इस चीज को पसंद करता हूँ कि अगर कोई कोड लिखा हुआ है तो उसको कॉपी कर ली जाए बजाय टाइप किया जाए। लेकिन अगर आप लोग टाइप कर देंगे तो अब मुझे एक बात बताएं, किताब में से देखकर सब लोग, कि हाउ के पास मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है ऑल के अलावा? जल्दी जल्दी बताएं। हेलो भाई, कोई आवाज नहीं आ रही? अच्छा, किसी ने सवाल किया है कि इन नोटबुक डिस्प्ले एंड प्रिंट आर सेम फंक्शन वाइज। फंक्शन वाइज वो सेम है, लेकिन डिस्प्ले जब करते हैं तो जरा फॉर्मेटेड आउटपुट आता है, प्रिंट के अंदर इतना अच्छा फॉर्मेट नहीं आता। तो मैं बोल रहा था कि भाई आप लोग किताब में से देखकर मुझे बताएं जल्दी जल्दी कि ऑल के अलावा क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं। ये तो ड्रॉप डुप्लीकेट्स कह रहा है। नहीं देख रहे कोई भी? सर देख रहे हैं, मिल नहीं रहा। हाँ बताओ। देख रहे हैं सर, ढूंढ रहे हैं। इंटरनेट मिसिंग पे देख लो। डाटा। मुझे लग रहा है कि इसमें हाउ के आगे शायद कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। हाउ क्या लिखा आ होना ही चाहिए आ रहा है, जहाँ देखा मैंने जहाँ। हाउ जो है वो ऑल आ रहा है, आना नहीं चाहिए यार। ड्रॉप एन है, ड्रॉप एन है, फिल एन है, ऑल ही लिखा हुआ है। हाउ इक्वल टू आउटर। ऑल इक्वल टू आउटर। चलो इंटरनेट पे देखते हैं क्या है भाई। पेंडास क्या फंक्शन का नाम है? ड्रॉप एन ए। सही है, ये हमें उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे लेके जा रहा है। हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में चले जाते हैं
और अब हम इस पे देखते हैं एक्सिस जो है वो हाउ है एनी, ठीक है। इसके अंदर और चले जाते हैं, हाउ के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन है, एनी। अब एनी के अंदर ये क्या कर रहा है, इफ, छोटा करता हूं इसको, any if any any value are present drop that row or all if all values are any drop that row only, ठीक है। any और all, और थ्रेश के अंदर है कि हमने कितने ज्यादा जो है, how required that many non nan value, ये भी थ्रेश भी हम देख लेंगे। अब मुझे ये पता लग गया कि मेरे पास दो ऑप्शन है, all और any का, ठीक है। तो हम इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऑल चला रहे हैं यहाँ से सिर्फ, अच्छा अब जब मैं चलाता हूँ तो मुझे ये भी ख्याल रखना है, कोड एक्स्ट्रा पड़ा हुआ होगा तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैंने जो है वो ड्रॉप एने किया और ऑल किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से सिर्फ एक ही रो जो है वो गायब हुई है। सही है, क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें ही सारे के सारे ऑन थे। डिफॉल्ट बिहेवियर कौन सा पता लगा, एनी है, लेकिन जो हम चाहें तो उसको ऑल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वाली चीजों के लिए अब मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आपने किस तरीके से जो है वो यहाँ से कोड उठाया और उसको ग्रेजुअली जो है वो कंप्रीहेंड करना शुरू कर दिया। अब मैंने एक और कोड खोला और उसके अंदर ये गलत जगह खुल गया है, इसको यहाँ खुलना चाहिए था, तो ये यहाँ खोल देते हैं जनाब। और मैंने इसके अंदर अभी मेरे पास हाउ ऑल का मतलब पता लग गया है, ये वाली बात समझ में आ गई है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये एक्सिस भी मुझे बताया है कि इसमें एक्सिस जो है वो 1 है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है वो एक्सिस क्योंकि 1 है, इसका मतलब है ये कॉलम वाइज जो है वो देख रहा है। अगर मैं फर्ज करें इसके अंदर यहाँ पर अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो ये कुछ कॉलम वाइज भी है। तो अगर मैं फर्ज करें मैं इसको ट्राई कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि एक्सिस से क्या होता है, लेकिन मैंने जब 0 किया और 0 करने के बाद जो है इसको बंद कर दिया, तो मैं देखा कि ABC एक्सिस 0 ही चल रहा है। फिर मैंने इसको एक्सिस 1 लगाया और फिर मैंने इसको चलाया, तो मुझे पता लगा सी वाला कॉलम उठ गया। तो इसका मतलब है कि मेरी दो बातें पता लगी, एक तो डिफॉल्ट बिहेवियर जो जिसके अंदर मैं ड्रॉप एने नहीं बताता, उसके अंदर जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो रो वाइज है, यानी वो रो में से देख चेक करेगा कि अगर किसी रो के अंदर है या नहीं है। जब मैं हाउ लगा रहा हूंगा तो वो चेक करेगा कि आपका जो एक्सिस है वो 1 है या 0 है। अगर 0 होगा तो वो रो डिलीट कर देगा, जैसे मिसाल के तौर पर ये वाली, ठीक है। और अगर एक्सिस 1 होगा तो ये कॉलम डिलीट कर देगा ऑल वाली कंडीशन में। इसी तरह ये एनी वाली कंडीशन में भी चलेगा, यानी कि अगर मैं चाहूँ यहाँ से आपके पास डिलीट कर दूं, लेकिन होगा ये कि जब मैं एनी वाली कंडीशन लगाऊंगा तो सारे ही रिकॉर्ड उड़ जाएंगे किसी न किसी के अंदर, चाहे मैं एक्सिस 1 करूं या 0 करूं, आपके पास डेटा में कहीं ना कहीं NaN मौजूद है, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से जो है ये अपना सारा ये जो डेटा है ये समझ लिया। तो समझने के लिए मैंने क्या किया, समझने के लिए मैंने कोड जो है वो कॉपी किए, कोड जो है मैंने ब्रेक कर करके पेस्ट किए, मतलब हर सारा का सारा कोड इकट्ठा पेस्ट नहीं किया, इसमें से थोड़ी थोड़ी चीजें मैं पेस्ट करता रहा अपनी जुपिटर नोटबुक में और चला चला के समझता रहा। तो इससे मुझे जुपिटर नोटबुक का भी एडवांटेज मिलता रहा। कोई यहाँ पे सवाल करना चाहे तो सवाल कर सकता है। अच्छा, चैट विंडो पे कोई शोर शराबा तो नहीं हो रहा? देखो चैट चेक करो। नो सर, कुछ भी नहीं है सर एक्सिस 0 आ गया। और एनी होगा तो हाँ, मैंने जो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी उसके हिसाब से तो यही है। क्या ख्याल है? चेक की थी जब मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था तो? ये एक्सिस 0 और एनी क्या कह रहे हैं? एक्सिस 0 या 1 होगा। हाउ जो है हाउ नहीं हाउ हाउ जो है ये ऑल या एनी होगा। नहीं वो मैं समझ गया हूँ कि वो ऑप्शन है हो के लिए आल या नहीं हो सकता, और एक्सेस तो दो ही हैं, 0 होगा या 1 होगा हाँ, इसमें। 2 भी हो सकता है क्या? सर वो तो आगे है ना, उसमें अगर 3D वो दिया होगा तो फिर ही है, 3 डायमेंशनल होगा तो। सही है, बिल्कुल। तो इसी तरह अब यहाँ पर मैं इस कोड को समझने की कोशिश करूं, मेरे लिए कोड आसान है। मुझे पता है यहाँ पर मैं रैंडम इंटीजर जो है वो जनरेट कर रहा हूँ 7 कॉलम और 3 रोज के। उसको डेटा फ्रेम में नहीं लेके गया, मतलब डेटा फ्रेम में लेके गया हूँ, लेकिन मैंने कोई अभी तक
कोई अभी तक इंडेक्स नहीं बताई, ना कॉलम की इंडेक्स ना रो की इंडेक्स। तो रो और कॉलम दोनों के अंदर 0 1 2 आना शुरू हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया कि कॉलम 4 और 1 के अंदर जाकर मैंने NA लिख दिया। 4 और 1 का मतलब है कि 0 से लेकर 4 तक की जितनी भी रोज है उसके पहले कॉलम के अंदर NA लिखा हुआ आ सके। तो आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर 4 कॉलम के अंदर जो पहला कॉलम है, कॉलम 1, उसके अंदर जो है वो यहाँ पर NA लिखा हुआ आ जाएगा। और इसी तरह जो है 0 कॉलम के अंदर 2 के अंदर जो है और सेकंड कॉलम के अंदर जो है वो भी NA लिखा हुआ आ जाएगा। तो इससे मुझे ये पता लगा कि यार इससे मैं कुछ जगहों के ऊपर नल जो है वो वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूं। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोड को मैंने चलाकर देख लिया। अब जब मैं इस कोड को चलाऊंगा तो कोई भी डेटा प्रिंट नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पर DF लिखना पड़ेगा। DF अभी भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि DF के अंदर जो है वो कॉलम 4 में और कॉलम NaN के अंदर कॉलम, इसमें कोई सवाल करना चाहे तो आप कर सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कॉलम 4 का मतलब क्या है और कॉलम 2 का मतलब क्या है, ठीक है। कॉलन 4 0 से 3 तक रोज को नहीं काउंट करेगा, पहले तो मतलब कॉलन में इसमें जो इंडेक्सिंग होती है। हाँ तो वन बिल्कुल 0 से 3 तक कर रहा है ना, देखो 0 1 2 3। जी बिल्कुल, और पहले कॉलम में वैल्यूज इंसर्ट कर रहा है वो, मतलब NA को इंसर्ट कर रहा है। हाँ ये यहाँ पर जो है ये मैंने कॉलम नहीं लगाया हुआ, यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कॉलम 1 है। ये जी जी यहाँ पे भी कॉलम 2 है। जी, अगर यहाँ पे वो चेंज कर लें तो फिर उस हिसाब से आगे वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी थैंक यू। इसी तरह अगर आप डुप्लीकेट रोज हैं तो उसमें देखें आप ड्रॉप डुप्लीकेट्स का फंक्शन है। अब अगर आप इस कोड को देखें, ये बता रहा है कि मेरे पास K1 के अंदर 1 और 1 है, K2 1 के अंदर ये सब डेटा आ रहा है, मुझे इसमें से डुप्लीकेट ड्रॉप करना है। तो इसके अंदर मैंने जो है वो डुप्लीकेट ड्रॉप किया है, ठीक है, और साथ साथ सबसेट भी दे दिया है। इसको भी हम इस तरह चला के देख लेते हैं आपकी खातिर, क्योंकि आप अब इसमें पता क्या है, अगर आप इसको पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे ना तो ये आपको समझ में आने में मुश्किल होगा। तो इसका बेस्ट तरीका क्या क्या है कि आप यहाँ पर टिक करें और यहाँ पर ये कोड बनाएं और कोड चलाएं। सबसे पहले तो ये आपने चलाया, अब आपको पता लगा कि ओहो ये जो है ये है, ये कह रहे हैं ये, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया, एक अलग लाइन ले ली, मैं उस लाइन में गया ही नहीं जो पहली बार, उसके अंदर जो है वो मैंने ये कहा है कि यार V1 के अंदर यहाँ पे तो ये ड्रॉप डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता, तो मैंने यहाँ पे V1 के अंदर वैल्यूज चेंज कर दी। यहाँ पे भी फिर दोबारा मुझे डेटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा ये वाली वैल्यू आ रही है V1। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने ये कहा है कि भाई डिस्प्ले करो डेटा। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से K1 और V1 की वैल्यू निकाल के ला रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मैंने ये काम किया, मतलब मैंने डेटा को चेंज कर दिया और डेटा में से डुप्लीकेट भी रिमूव कर दिया। लेकिन जब मैं डुप्लीकेट रिमूव कर रहा था तो मैंने यहाँ पर यह बताया कि मुझे रिमूव करना है सबसेट में से, यानी कि K1 और V1 को में से रिमूव करना है। हमारे पास 3 कॉलम है, K1 K2 और V1। अगर मैं इसके अंदर बोलूंगा ड्रॉप डुप्लीकेट और उसमें कॉलम नहीं दूंगा तो ये देखेगा सिर्फ उन्हीं कॉलम को रिमूव करेगा, उन्हीं डेटा को रिमूव करेगा, उन्हीं रोज को रिमूव करेगा जो डुप्लीकेट होंगी। लेकिन यहां पर मैंने चालाकी की और यहां पर मैंने डेटा में से ड्रॉप डुप्लीकेट किया और मैंने बताया कि मुझे डुप्लीकेशन के वक्त ये 2 कीज देखनी है। अब आप देखें मेरा डेटा अभी भी 3 कॉलम के अंदर ही है। आप फर्क समझिएगा, अगर मैं यहां पर ये कर देता हूं, अब ये सारी चीजें आपको आएंगी प्रैक्टिस से आपको, सही है, और ये करता हूं तो मेरे पास क्या होगा,
एरर आ जाएगा, और इसको एरर खत्म करने के लिए मुझे एक और एरे बनाना पड़ेगा। सही है। ये क्या कर रहा हूं मैं कि एक मेरे पास 3 कॉलम का डेटा फ्रेम था, मैं उसमें से 2 कॉलम मैंने सिलेक्ट किए और उसको दोबारा उसी डेटा में डाल दिया, तो मेरा जो 3 कॉलम वाला था वो 2 कॉलम वाला बन गया। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि भाई डेटा मेरा 3 कॉलम में ही है, डुप्लीकेट करते वक्त जो डुप्लीकेशन चेक करोगे वो करोगे K1 और V1 के अंदर, इसके अलावा नहीं करोगे। तो अब जो मेरे पास K1 और V1 के अंदर, जैसे ये डुप्लीकेट रो है, ये वाली और ये वाली, इसके अंदर से जब मैं इसको चलाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि ये 0 वाली रो तो आ गई, लेकिन जो ये वाली रो थी, अब देखिए इसके अंदर एक छोटी सी गड़बड़ ये हो गई है कि जब मैं ये वाला काम कर दूंगा तो मेरे पास पिछला डेटा या यहां पर ऐसा ही है, ये वाला डेटा जो है इस ये वाली जो डिलीट कैसे होता है भाई, ये मुझे डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि ये सिग्निफिकेंट नहीं रहा। तो यहाँ पर देखें, ये 1 इस वाले में से और ये 1 इस वाले में से, और ये 2 ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक जैसे थे। इस वाली रो को मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट भी कर देता हूँ। अच्छा, ये मैं याद दिला दूंगा, ये हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है प्रिंट, डिस्प्ले प्रिंट ही है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मेरे पास 2 K1, V1, तो मैंने यहाँ पर देखा ये मेरा ये असल में गड़बड़ हो गई बिल्कुल शुरू से। अब मुझे दोबारा शुरू से चलाना पड़ेगा। ये मैं चलाऊंगा, ठीक है जी। अब मैं ये वाला चलाऊंगा, अच्छा इसमें K1 नहीं डिफाइन हुआ सर स्ट्रिंग में डालना है, स्ट्रिंग में आएगा K1 स्ट्रिंग में, V1 K1 और K2 तो आ गया, हाँ स्ट्रिंग में। सॉरी सही है जनाब। ये मेरा 2 वाला है, ये 2 वाला, ये सारा डेटा मेरे पास आ गया। अब मैंने इसमें से जो है वो डुप्लीकेट ड्रॉप किया और मेरे पास ये डेटा यहाँ पर इस तरह आ गया। अगर डेटा में चेंज कर दूंगा तो पीछे भी उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट, यहाँ पर अगर कुछ सवाल करना चाहें तो करें, वरना फिर आगे चले जाते हैं। सर एक क्वेश्चन है, ये जो ड्रॉप डुप्लीकेट फंक्शन है ये रो वाइज जो है यूनिकनेस चेक करेगा? अगर मेरे पास 3 कॉलम हो 4 कॉलम हो, ये चारों की यूनिकनेस चेक करेगा? हाँ, जितने कॉलम होंगे उतने ही कॉलम की बेस के ऊपर डिसीजन लेगा कि कोई रो डुप्लीकेट है या नहीं है। अब वो तो बोल देना, मेरे तो ला दें भाई, पता नहीं कुछ करते हैं यार। अपना माइक म्यूट कर दें आप। सर फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे? सर इसमें जो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट जो 1 इंडेक्स वाला, इसमें K1 V1 डुप्लीकेट नहीं? हाँ, K1 V1 डुप्लीकेट है ना, इसीलिए तो उसने ये जो अपने सवाल बड़ा अच्छा किया है। सवाल जो है वो आपने बहुत जबरदस्त किया है। इसमें देखो K1 V1 डुप्लीकेट है, ये वाला और ये वाला। तो वो क्या करेगा, ये वाली रो उड़ा दी उसने, 0 वाली रखी और 2 वाली उड़ा दी और 4 वाली भी उड़ा दी। क्या ख्याल है, सही किया ना उसने? जी सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर समझ आया। आगे समझ सर, नेक्स्ट चलते हैं सर। जी सर ये कॉलम वाइज डुप्लीकेट चेक कर रहा है, ठीक है, तो एक बार वो शो कीजिएगा जरा इसका रिजल्ट क्या था। सवाल पूछो अपना। सर उसमें 2 जो है वो फिर भी 2 बार आ रहा है, कोई रीजन ही होगा ना। आपको शक है कि जिन लोगों ने पेंडास बनाई है वो गलत बनाई है? नहीं सर शक नहीं है, वो अगर डुप्लीकेट है वो खत्म कर रहा है तो डुप्लीकेट सारी खत्म होनी चाहिए ना। नहीं, ये तो आपको इसीलिए तो देखे, मैं आपको और बाकी लोगों को वहां नहीं लेके जा रहा। मैं आप लोगों से यही सवाल करना चाह रहा हूँ कि चेक करें ऐसा क्यों हुआ।
अगर आपके सर ख्याल इस में वजह से पेंडा की लाइब्रेरी कि सही ये है दो तो उसका कॉलम कोई ना से कोई डुप्लीकेट लॉजिकल चेक रीजन कर होगा रहा है। ना, तो रीजन चेक करें। ये तो है सर। ठीक है, जब तक आप रीजन चेक कर रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको एन वैल्यू चेंज करने के लिए आपको कोई वैल्यू रिप्लेस करनी है तो आप कैसे भी कर सकते हैं। देखें यहाँ पर, देखें ये बात हो रही है, आप चीजों को समझने की कोशिश किया करें। होता ही है कि बाज़ औक़ात हम चीजों को गलत समझ लेते हैं। नहीं समझे बात, हम चीजों को गलत समझ लेते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर रिप्लेसिंग वैल्यू, अब इस कोड को समझें। अब ये वाला जो कोड है ना, ये लिखा हुआ होगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं कि इसके अंदर दो चीजें हैं। एक, आपको जो वैल्यू रिप्लेस करनी है किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, तो आप ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं, आई लॉक का। ठीक है, और अगर आप ये चाहते हैं कि पेंडास खुद कोई वैल्यू ढूंढे, पेंडास खुद कोई वैल्यू ढूंढे और उस वैल्यू को खुद रिप्लेस कर दे जहां जहां भी हो एक पर्टिकुलर वैल्यू से, तो आप फिर ये वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो आपको इस मेथड और इस मेथड का फर्क समझ में आ रहा है? लॉग से आप खुद की जी सर। मतलब लोकेशन बता रहे हैं और उसमें वो खुद हाँ ढूंढ रहा है कि कहाँ पे ये चीज़ वैल्यू पड़ी है, तो वहाँ पे एक्सप्लेन कर हाँ दे, भैया, रिप्लेस खुद कर ही दे। कर देगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अक्सर आपके काम आ सकते हैं जब आपको लोकेशन पता ही ना हो। हाँ बिल्कुल, सर्च भी वो करके दे रहा है हमें किस्म की। हाँ ये चीज तो दो तीर से एक तीर से दो निशाने मतलब हो रहे हैं ना, कि ठीक है। सर्च भी कर रहा है फिर चेंज भी कर रहा है। हाँ, तो आप देखेंगे आपको खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो गया, जबकि मैं आपको इतना एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा। तो बताने का यानी मकसद है कि आप ये चीजें पढ़ें और पढ़ने के बाद जो है वो चीजों को समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखें, ये ट्रांसफॉर्म जो है ये क्या कर रहा है, ये मुझे बताएं क्या कर रहा है। ये लैम्डा एक्स एक्स कॉलन 4 डॉट अपर, सर अपर केस में कर रहा है 0 से लेके 4 तक जो है कैरेक्टर हाँ अल्फाबेट्स सही है, उनको स्ट्रिंग्स को। ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास ये लैम्डा की जरूरत मुझे इसलिए पड़ रही थी कि मैं इसको बगैर लैम्डा के इस्तेमाल सॉल्व शायद नहीं कर पाता। तो मैंने क्या किया कि इसके साथ लैम्डा का फंक्शन लगा दिया। लैम्डा क्या कर रहा है कि ये 0 से लेकर 4 तक जा रहा है, ठीक है, और उसको अपर में कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद एक्स में ही स्टोर कर रहा है, और उसको मैंने ट्रांसफॉर्म के अंदर डाल दिया। और ट्रांसफॉर्म को मैंने डेटा की इंडेक्स के अंदर मैप के फंक्शन के थ्रू डाल दिया। मैप का मतलब है कि ये जो फंक्शन है इसके ऊपर जो काम है वो हो जाएगा, यानी ये इंडेक्स के अंदर एक एक रो के ऊपर जाकर ये वाला फंक्शन चला देगा। तो जब ये फंक्शन चलाएगा तो जो भी इस फंक्शन के हिसाब से रिजल्ट आएगा वो आपके पास आना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसकी डिटेल्स जो है वो आपके लिए होल्ड कर रहा हूं, ये आप लोग बाद में देखेंगे और मुझे बताएंगे कि सर ये इसमें लैम्डा जो है वो क्या कर रहा है, हमें ये वाली चीज समझ में नहीं आई या वो वाली चीज। इसकी डिटेल्स जो है वो आपकी किताब के अंदर मौजूद है। सर ये मैप का फंक्शन एज अ लूप काम कर रहा है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, ये आपने सब ये जो आइडिया दिया है, ये आपका जो डिस्कशन पॉइंट है वो बहुत ही जबरदस्त है कि आपने जो है वो यहाँ पर जो है वो मैप का फंक्शन एज अ लूप काम कर रहा है। यानी कि मैं अगर जो 4 का लूप की जगह मैं अपना फंक्शन का नाम मैप की मेथड में जाके दे दूंगा, तो वो क्या करेगा, मेरा मैप का मेथड पूरी की पूरी उस पर जाएगा और लूप बनाकर खुद ही उसको लूप पे तौर पे चला। ठीक है जी। इसी तरह यहां पर देखें, ये एक बड़ी चीज है। आप देखें, डिटेक्टिंग एंड फिल्टरिंग आउटलायर्स। आउटलायर्स का मतलब है कोई भी वैल्यू जो आपके हिसाब से आपके डेटा से बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने रैंडम वैल्यू जो है वो मैंने इंटीजर जो है वो इंटर की है, और इसके अंदर आपको ये देखना है कि मैंने ये 1000 और ये 4 क्यों लगाया है। जब मैंने ये लगा दिया है तो लगाने के बाद जो है वो मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि कहीं पर भी डेटा में कहीं पर भी 3 होगा, ठीक है, उसको ये इस तरह से हम कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ, मतलब चला के दिखा दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा। सर डिस्टॉर्शन आ रही है, काइंडली म्यूट करवा दें सबको। अच्छा गुड यार, सब लोग जो है वो म्यूट हो गए। ये बड़ी अच्छी बात है कि एक साहब ने अपने आप को खुद ही जो है वो म्यूट कर दिया। तो अब मैंने इसको जो है वो चलाया है और मैं यहाँ पर इसको
कॉल भी कर रहा हूं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि 0 पॉइंट से ये यहां तक डेटा आ गया। ठीक है, ये मैंने डेटा डिस्क्राइब किया था, ये मैंने हटा दिया, डायरेक्ट मैं यहाँ पर प्रिंट के ऊपर चला जाता हूँ। सही है, ये मेरे पास डेटा है, ये डेटा बहुत सारा है, 1000 है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये यहाँ पर हटा रहा हूं मैं। अब इसके अंदर ये आपको क्या बता रहा है, क्या चीज पता लग रही है, कुछ आइडिया हो रहा है आपको उस पर? जी सर, उसकी वो वैल्यूज को बता रहा है कि उसमें मीन जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिनिमम वैल्यूज कहाँ पे हैं, 25% ऑफ डाटा कहाँ पे है। सर ये क्वार्टाइल उसमें क्वार्टाइल अब में और इसी के अंदर मैंने ये कहा है कि अब मैं यहाँ पर मैं ये वाली चीज लगा रहा हूं, ये दो चीजें। तो अब इसके अंदर ये मैंने चेक किया है कि भी 3 से बड़ा कहां पर है, और किसी भी जगह पर 3 से बड़ा हो, मतलब किसी भी रो के अंदर कहीं पर भी 3 से बड़ा हो तो वो मुझे बताए। तो मैंने वहां पर पता किया है कि लेंथ, डेटा की लेंथ तो मेरे पास 1000 है, लेकिन आउटलायर्स मेरे पास कितने हैं, ये मेरे पास वो रोज हैं जहां जो है वो डेटा मेरा 3 से ज्यादा है किसी भी कॉलम के ऊपर। अगर यहाँ वही ऑल लगा दूंगा तो वो हर जगह चेक करेगा। तो यहाँ पर मैंने एनी लगाया है, और एनी के अंदर मैंने बताया है कि ये 1 वाले कॉलम के अंदर जाके चेक करो। तो 1 वाले कॉलम के अंदर ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। आउटलायर्स क्या होते हैं? हाँ, आउटलायर का मतलब है ऐसा डेटा जो आपकी रेंज से बाहर है। मिसाल के तौर पर आपके प्रोग्राम के अंदर एरर आ रहा है, और वो एरर हमें ये बता रहा है आपके स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तो अगर किसी की जगह भी किसी को गलती से, मतलब ये भी डेटा एंट्री करते वक्त हमने मार्क्स देने थे 0 से लेकर 100 के दरमियान में, लेकिन मार्क्स कितने हो गए, किसी जगह 101 हो गए, तो ये 101 क्या कहलाएगा, आउटलायर कहलाएगा। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। मतलब सर अगर वहाँ पे नंबर की जगह कोई और डाटा ही और मतलब इंटर कर देते हैं, मतलब इंट में होना चाहिए, नंबर में होना चाहिए तो स्ट्रिंग कर देते हैं, फिर भी आउटलायर में आता है, या सिर्फ ये रेंज को ही चेक करता है मतलब उसको? देखो, अगर रेंज को आउट चेक करना आसान है ना। अब किसी का नाम है तो नाम को कैसे चेक करोगे आउटलायर में? ठीक सर, ठीक। नाम के लिए फिर आपको वो रिप्लेस वाला फंक्शन चलाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये परमोटेशन भी है, ये आप देख लीजिएगा, ये इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, अगर आपको जरूरत हो तो आप समझ लीजिएगा। ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें, ये मैंने सारे कोड जो हैं वो लिखे हुए हैं और इनको कमेंट में भी डाल दिया है। सही है, मतलब मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया, ये किया। सबसे पहले मैंने नॉर्मल स्प्लिट की, नॉर्मल स्प्लिट से मैंने देखा कि क्या मेरा ये डेटा स्प्लिट हो रहा है। उसके बाद मैंने जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन इस्तेमाल की, उसके जरिए मैंने स्प्लिट किया। उसके बाद मैंने डायरेक्ट तरीके से स्प्लिट करने की कोशिश की कि मैं यहां पर अपना एक स्पेस देकर स्प्लिट करूं। उसके बाद जो है मेरे पास डेटा जो है वो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं आया। फिर मैंने जो है यहाँ पर इसको कंपाइल किया एक फंक्शन के अंदर, आरई कंपाइल के जरिए मैंने इस वाले डेटा को एक फंक्शन में डाल दिया, और फिर मैंने कहा कि इस फंक्शन के अंदर इस ऑब्जेक्ट में डाल दिया, बल्कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस मेथड के जरिए आप स्प्लिट करो। तो आप उसने देखें, इसने मुझे यहाँ पर स्प्लिट कर दिया। ठीक है, जबकि यहाँ पर डेटा जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट में था, लेकिन यहाँ पर डेटा फिर भी स्प्लिट हो गया। अब मैं जो हूँ आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप जो है वो इसको ये वाला कोड चला के देखें और मुझे बताएं आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, 5 मिनट ले लें आप।
2:29 हो रहे हैं 2:35 के ऊपर, ठीक है। मैं इस वक्त अवेलेबल हूं, आपको कोई भी मसला हो आप बावाज़े बुलंद मुझे और यासत को आवाज देकर बता दें। ये बस ये कोड चलाकर आप देख लें। सब लोग काम कर रहे हैं ना? जी सर देख रहे हैं। केकरस है केकरस? यस सर, यस सर। जी सर ये चेक किया है मैंने। है अवेलेबल सर? हेलो।
हेलो सर, आप अवेलेबल हैं? जी जी बोलें। मोबाइल ऑफ करके खाना जी खाया सर। करते हैं। जी सर, नॉर्मल में वो चेक किया ना, जब जहाँ पे मतलब वो सिंपल स्प्लिट इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट करते हैं, तो उसमें तो सिंपल जैसे विद स्पेसिस और विद बैक स्लैश डाटा आ जाता है वापस, और वो ठीक और है। एक ही शक्ल में भी नहीं मिल रहा। और जब आप उसको मतलब ये करते हैं आर ई डॉट स्प्लिट करते हैं, फिर उसमें और ये जो आर जी एक्स वाला है, मतलब एक फंक्शन में रिकम्पाइल करवा के आप जब कर रहे हैं तो वो सेम ही है। और ठीक है। अगर टेक्स्ट डॉट स्प्लिट करके वाइट स्पेसेस से करते हैं, तो उसमें वो स्पेसेस जहाँ पे आपके डाटा में स्पेसेस होती हैं ना, मतलब वो उनको फिर शो कर रहा है, उनको वैल्यूज के तौर पे शो कर देता है। ओके। जो मुझे समझ आई है। ठीक है, बिल्कुल सही समझे। इसमें कोई सवाल है तो बता दो, तुम्हारी समझ तुम्हारी बिल्कुल जी, सही है। जी मुझे समझ आ गई सर, थैंक यू। अच्छा, सिर्फ सवाल ये है कि इसमें जो आरी कंपाइल है, उसका सिर्फ ये फायदा है कि आपका ये जो आरी लाइब्रेरी है, इसमें आपका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है जी वो सर। यहाँ पर आरी स्प्लिट से भी कर सकते हैं आप। ठीक हो गया। और कंपाइल करके भी, कंपाइल करेंगे तो मेरे ख्याल से ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी। बाकी आप जो है वो इस इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि यार ये कंपाइल का एडवांटेज क्या है। बेहतर सर, मैं चेक कर लूँगा। मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आई एम बिलीविंग कि ये सब काम आप लोग कर लेंगे। फिर भी अगर नहीं कर सकेंगे तो हम जो है वो इसको अपने वीक के ऊपर ओवर द स्लैक एंड इवन व्हाट्सएप आप डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, व्हाट्सएप के अंदर यार आप लोग मुझसे जो है वो क्वेश्चन ऐसा क्या करें जो काफी मतलब वाकई मुझे लगे कि यार ये ऐसा क्वेश्चन है जो आ रहा। अगर स्टूडेंट जो है व्हाट्सएप या फेसबुक में कोई ऐसा क्वेश्चन है मुझसे शेयर करते हैं जो बिल्कुल बच्चों वाला है, तो मैं उस पर नाराज हो जाता हूँ। ठीक है। ठीक है, जैसे अब मैं देखता हूँ, आपको शायद मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मिसाल के तौर पर अगर मैंने उसको डिलीट नहीं किया तो अभी कह रहे हैं सर इशू आ रहा है थ्रेडिंग को यूज करते हुए। अब मुझे नहीं पता कि यार ये इशू क्या है, क्यों है, कैसा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ठीक है, इसी तरह जा मैं क्वेश्चन ही नहीं किया उस भाई ने आपको। हाँ, मतलब अब इसी तरह एक क्वेश्चन है कि अच्छा, अब इसे सर पेंडा की जो एग्जांपल है फोल्डर में जो आपने रिकॉर्ड वीडियोस में बताया था वो कहाँ से मिलेगा? अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने अपनी रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर, अब ये वाला क्वेश्चन अगर ये वाला स्टूडेंट जो है वो अगर स्लैक के ऊपर मैसेज कर दे किसी को तो कोई भी बता देगा। इसके लिए टीचर की जरूरत है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। ठीक है जी। तो अगर आपके पास है तो प्लीज दे दीजिए। अब मसला ये है कि ये जो चीजें हैं छोटी छोटी, मिसाल के तौर इन बोथ PIIC एंड PICI बोथ यूजर्स आर अवेलेबल, बट मैं कुछ भी नहीं है, खाली है वो प्रोफाइल है सर। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। ठीक है कि ये क्या मसला है। मैंने उनको बोला कि भाई आप सिलेक्ट के ऊपर मैसेज करें, आप मेरे पास मैसेज ऐसा लेकर आए जो थोड़ा सा क्या हुआ? बिल्कुल सर, मेरे ख्याल में आपके पास तो कोई ऐसा इशू आना चाहिए जो आपके लेवल का हो। ऐसी चीजें तो छोटी छोटी मतलब अब बंदा मुझसे फ्रेंड ये से पूछ पूछा जाए सकता कि है। जी आप मुझे बताएं कि गिटहब का लिंक जो है, अभी मेरे पास चैट पे भी एक मैसेज आया कि भाई गिटहब का मैसेज लिंक जो है ना वो शेयर कर दें। तो डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि स्टूडेंट ही शेयर कर देंगे, इसमें टीचर को इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है। जी तो आप बिल्कुल, लोग भी थोड़ा सा चैट विंडो पे पहले देख सर्च लें, कर अगर लें। कोई शेयर करना चाहे मेरे ख्याल से कर भी देते हैं, मोस्टली कर ही देते हैं, तो मेरे ख्याल से कर दें ज्यादा बेहतर है। सर अब इस ड्यूरेशन में आके तो ये आपका लिंक सवाल नहीं होने चाहिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, तो अब हम इसी तरह यहाँ पर आते हैं। आप देखें यहाँ पर जैसे वेक्टराइजेशन है जिसके अंदर सर पालिश फोर्सफुली म्यूट करवा दें, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन आ रही है। अच्छा ठीक है, फोर्सफुली म्यूट करा देते हैं, वो तो बहुत ही आसान काम है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर असद और बाकी लोग चैट विंडो देखते रहा करें, कोई ऐसे क्वेश्चन हो जो आपस में शेयर करने तो वो आप लोग आपस में भी शेयर कर सकते हैं। ओके सर, ओके ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है यहाँ पर आप देखें ये भी वही वाली कहानी है। इसके अंदर जो है मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इस्तेमाल की हुई है।
जो ये चेक करती है कि भाई आपका जो ईमेल है वो वैलिड ईमेल है या नहीं है। अब इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस तरह की जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं वो ऑलरेडी मिलती हैं आपको मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, आपको ये रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाएंगी और आप जो है वो उनको कॉपी पेस्ट करके यूज करना है। उसका पैटर्न मैंने का तरीकेकार मैंने सिर्फ आपको बता दिया है। अब इसके अंदर देखें यहाँ पर इसको मैंने पहले डेटा str फाइंड ऑल के मेथड से भी इस्तेमाल करने के शुरू किया है, तो ये आप ये भी देखिएगा कि कैसे होता है। और उसके बाद मैंने डेटा के अंदर जाकर डेटा str मैच का एक स्पेशल फंक्शन है जो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए ही बनाया गया है। तो मेरे डेटा के अंदर मैंने उसको कन्वर्ट किया स्ट्रिंग के अंदर, और स्ट्रिंग के अंदर मैंने मैच किया इस पैटर्न को, और फ्लैग मैंने बताया है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन इग्नोर केस, यानी मुझे केस जो है वो इग्नोर करना है। तो मुझे इसमें ये बताया कि भाई मेरे पास ये जो डेटा था, ये वाला डेटा, इसके अंदर जैसे ये dev.google था, ये था, जो सही सही थे वो मेरे पास आ गए, और जो खराब थे, मिसाल के तौर पर आप इसमें देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा ईमेल एड्रेस है जो यहाँ पर वैलिड नहीं है, वो यहाँ पर आ गया। जैसे इसके अंदर ये ईमेल एड्रेस के अंदर ये IP6 है, तो आप ये देखें ये यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि एज पर रेगुलर एक्सप्रेशन ये बिल्कुल सही है गलत है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन डिसाइड करेगी। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने इन तमाम डेटा को, ये सैंपल ईमेल यहाँ पर आ गया है, सैंपल डॉट ईमेल भी आ गया है, प्लस सिंबल आडियो जो है वो ये भी यहाँ पर आ गया है, ठीक है, क्योंकि मैंने प्लस दिया हुआ था, डैश सिंबल भी आ गया है, क्यू भी आ गया है यहाँ पर, ठीक है। अनयूजुअल यानी कि ये कोट्स वाला जो है वो गायब है सही है। ये जो डैश डेमो डैश सिंबल ईमेल ये वाला आ गया है, और उसके बाद टेस्ट ईमेल सर्वर ये गायब हो गया है, ये गायब हो गया है, ये वाला गायब हो गया है। तो इस तरीके से आप जो है अपने डेटा में से रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए भी फाइंड करा सकते हैं और फिल्टर करवा सकते हैं, ठीक है। सर इसका थोड़ा सा हाँ पूछे, सवाल पूछेंगे तो आपको सब मैं समझाऊंगा ना आपको। देंगे कि आपने कौन से फिल्टर लगाए हैं, मतलब ये चीज थी। ये देखो, ये मैंने जो फिल्टर लगाए हैं मैंने इंटरनेट से छापे हुए, किताब में भी देख लीजिएगा। ये जो फिल्टर है ये वाला पैटर्न ढूंढ सकते। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर ये बता रहा है, ये मैं थोड़ा सा आपको समझा सकता हूँ, बहुत ही सिंपल है, आप भी इसमें तुक्के लगा सकते हैं कि भाई A से Z हो, 0 से 9 हो, ठीक है, डॉट हो, अंडरस्कोर हो, परसेंटेज हो, प्लस हो, माइनस हो। आपने जो सर लिखा हुआ है कि A2। हाँ क्या कह रहा हूँ? नहीं ठीक सर, आपकी आवाज आ रही, ठीक है। और फिर प्लस का साइन हो। प्लस का मतलब है कितनी मर्तबा भी हो सकते हैं, मतलब A से Z तक कोई भी कैरेक्टर A से Z हो सकता है, कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, कैरेक्टर की लिमिटेशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर प्लस नहीं लगाऊंगा इसका मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर को पकड़े, मतलब ये एट द रेट जो है वो पक्का वाला है, एट द रेट यहाँ पर चाहिए, मतलब एट द रेट से पहले इसमें से कोई कैरेक्टर हो सकता है, कितने हो सकते हैं उसकी तादाद नहीं बताई गई। इसी तरह एट द रेट के बाद जो है वो आपके पास यहाँ तक इतने कैरेक्टर हो सकते हैं, फिर डॉट होना चाहिए, फिर डॉट के बाद जो है वो ये वाले कैरेक्टर हो सकते हैं। जैसे डॉट के बाद देखें मैंने यहाँ पर प्लस माइनस परसेंटेज अंडरस्कोर ये कुछ भी नहीं लिखा, मैंने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि डॉट के बाद A से लेकर Z होगा और 2 से लेकर 4 होगा। मैंने यहाँ पर स्मॉल कैरेक्टर नहीं दिए क्योंकि मैं यहाँ पर इग्नोर केस यहाँ पे लगा रहा हूँ। ओके सर, पता चल गया, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। सर इसका यूसेज क्या होता है, क्या हम जंक ईमेल्स वगैरह फाइंड करने के लिए ये भाई ये तो एक एग्जांपल है, लेकिन आपके पास मिसाल के तौर पर आपको इस बात का खतरा है कि ये जो आपके नाम है, नाम के अंदर कोई किसी वजह से कोई गलत कैरेक्टर जैसे डॉलर जो है वो मौजूद है, तो आप इस तरह डॉलर सर्च कर लें, सही है। अगर कोई नॉन इंग्लिश कैरेक्टर मौजूद है तो नॉन इंग्लिश कैरेक्टर मौजूद कर लें। तो ये देखें इस तरह की चीजों से गारंटी मिलेगी। कोई भी अनयूजुअल कैरेक्टर, बाज़ वक़्त क्या होता है, एक बड़े ही इंपॉर्टेंट जो है वो सिनेरियो ये होता है कि बाज़ वक़्त स्पेस मौजूद होता है डेटा के अंदर। शायद मुझे याद आ रहा है कि पिछली क्लास के अंदर एक हम जो डेटा देख रहे थे तो उसके अंदर कॉलम के नाम में स्पेस मौजूद था शुरू में, सही है, समझ में आ रही है बात ये। तो अगर मैं इस तरह की चीजों के लिए सर्च कर लिए ये इस तरह की कंडीशन इस्तेमाल करूंगा, तो अगर बीच में कहीं पर स्पेस वगैरह मौजूद है जिसकी वजह से मेरा डेटा फिल्टर होते वक्त गड़बड़ कर सकता है, तो मैं इस तरीके से पहले फिल्टर करा लूं, इसको हम क्लींजिंग कहते हैं। हम डेटा को क्लीन करा लें और उसके बाद जो है वो अपना काम आगे जारी रख सकते हैं।
तो ये सारे बड़े टूल किट है ये आपके लिए। होता ये है कि जब हमें इनकी जरूरत पड़ती है तो हम भूल चुके होते हैं, और किताब हम कहीं फेंक चुके होते हैं, ना किताब मिल रही होती है ना नोटबुक मिल रही होती है, हम परेशान होते हैं कि यार ये मैं कैसे इस चीज को प्रोसेस करूं। सर काइंडली आपसे एक क्वेश्चन करना था। हाँ बोलो। सर ये वेक्टराइज फंक्शन जो आप पढ़ा रहे हैं, मतलब तो इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे हमारे को ये इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इससे क्या फायदा हासिल होगा? ये आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है, लेकिन आपने सवाल जो है ना वो गलत किया है। क्योंकि वेक्टराइज फंक्शन जो है हमने शायद नमपाई में डिस्कस किया था। कोई बताएगा भाई वेक्टराइजेशन क्या होती है या वेक्टराइज फंक्शन क्या होता है? हाँ भाई, नमपाई में हमने पढ़ा था वेक्टराइज फंक्शन क्या होते हैं। वेक्टराइज फंक्शन आपको लूप नहीं लगाना पड़ता, आप एक फंक्शन बनाते हो वो सारे के सारे डेटा के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो हमने यहाँ पर ये जो फैक्टराइज फंक्शन है ये काम में लूप के जरिए भी कर सकता था। मैं पूरा के पूरा लूप जो है वो चलाता और लूप चलाकर एक एक डेटा में जाके चेक करता, लेकिन मैंने यहाँ के क्या किया कि मैंने यहाँ पर कोई भी लूप नहीं चलाया, बगैर लूप के काम करा दिया। इसीलिए हम इस फंक्शन को वेक्टराइज फंक्शन कहेंगे। ये जो str मैच का फंक्शन है इसकी एक वेक्टराइज फंक्शन है। बात समझ में आ गई? वेक्टर का मतलब पता है ना, मैट्रिक क्लास में पढ़ा था, स्केलर और वेक्टर। ये बताना पड़ेगा सर, रिपीट करते हैं तो फायदा हो जाएगा। क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज नहीं सर, असद, जिन जिन लोगों को वेक्टर नहीं पता है ना इनको निकाल दो क्लास में से। और जिन लोगों को थोड़ा थोड़ा पता है उनको भी निकाल दो, क्योंकि हमने नमपाई में काफी डिस्कस किया था कि वेक्टराइजेशन ऑपरेशन क्या होते हैं। मैं सिर्फ एक बात बता देता हूं जो नमपाई से रिलेटेड है। अब वेक्टर क्या होते हैं, वो वेक्टराइजेशन में का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी ऑपरेशन पूरे के पूरे अरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उसको वेक्टराइजेशन कहते हैं। यानी कि अगर जो है मैंने यहाँ पर ये एक ऑपरेशन है ये सबके ऊपर अप्लाई कर दिया तो ये वेक्टराइज ऑपरेशन हो जाएगा। मैंने जो कोई लूप बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये जो df रिप्लेस का फंक्शन है ये मेरे पूरे के पूरे अरे के ऊपर जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो जो भी फंक्शन पूरे के पूरे अरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं उसको हम वेक्टराइज फंक्शन या वेक्टराइज मेथड कहते हैं। अब वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, ये फिर आप जो है वो घर में अड़ोस पड़ोस में जाएं, कोई बच्चा जो है वो 9 या मैट्रिक के अंदर हो तो उससे आप पूछे जाकर के वेक्टर क्या होता है और स्केलर तो क्या होता है। फिजिक्स में मेरे ख्याल से आता है, फिजिक्स में आता है, मैथ में आता है सर? फिजिक्स में भी आता है, मैथ में भी। ठीक है ना, बस इसका मतलब है आप लोगों को पता है कि ये होता है। दोनों में होता है सर। ठीक है जी, ओके जी। अच्छा, इसी तरह जो हमारी ये चौथी डेटा एनालिसिस विद पेंडास की बुक है, चैप्टर है, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ये हमने अभी तक 7 चैप्टर के बारे में पढ़ा था। देखो ये मैंने किताब से देखो बाजों का देखा, फिल्टरिंग आउट मिसिंग डेटा, ये देख रहे हो, ये मैंने कॉपी हेडिंग तक जो है वो मैंने किताब में से कॉपी की। अगर आपको किसी कोई जुपिटर नोटबुक इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें से आपको कोई हेडिंग कोई इंफॉर्मेशन की डिटेल चाहिए तो आप उसको किताब में जाके देखेंगे, वो किताब में आपको मिल जाएगी इसके अंदर कि भाई NA क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ड्रॉप NA में और ड्रॉप NA ऑल के अंदर क्या है, पास हाउ ऑल विल ओनली ड्रॉप रो दैट आर ऑल NA, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आपको एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये प्लीज यार आप लोग याद रख लें, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे ग्रुप में एक लतीफा है, वैसे वो खवातीन से मुताल्लिक है, लेकिन क्योंकि हमारे ग्रुप के अंदर बहुत सारी खवातीन है तो मैं जेंडर बाइस नहीं होना चाहता, तो वो उसमें एक लतीफा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि एक दफ़ा एक इंस्ट्रक्टर जो है वो अपने जो ड्राइविंग बंदा या बंदी जो भी है
मतलब ना ये बंदों के लिए, बंदी के लिए, कोई भी हो सकता है वो। तो उससे वो सवाल करता है। अच्छा, आप लोग सबसे पहले ना अपने आप को जो है ना म्यूट कर दिया करें यार, ताकि आप लोगों की बातें मुझे सुन ना सकूं। कुछ बातें मुझे अजीब अजीब सी लग रही होती है। अभी थोड़ी देर पहले एक साहब जो है वो अपनी अम्मी या अब्बू से केक रस्क मांग रहे थे जो उनको नहीं मिले और उनको उन्होंने पापा दे दिया। तो नॉट अ गुड थिंग। तो आप लोग अगर म्यूट कर लिया करें जब भी बात कर रहे हो ना आप, तो आप म्यूट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक लतीफ़ा बता रहा था कि भाई एक साहब ने जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर होते हैं उन्होंने इंटर्नी या न्यू ड्राइवर से पूछा कि भाई अगर आपके एक तरफ दरख्त हो और दूसरी तरफ जो है वो खाई हो, यानी आपके सामने दरख्त और खाई हो, अचानक सामने एक दरख्त आ जाए और आपके एक तरफ आपके दरख्त और एक तरफ खाई हो, और अचानक सामने जो है वो आपके कोई बंदा आ जाए, तो आप क्या करेंगे या क्या करेंगी? तो उन्होंने कहा, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूं कि अगर आपके एक तरफ दरख्त हो और एक तरफ खाई हो और सामने बंदा आ जाए तो आप क्या मारेंगे या मारेंगी? तो वो जो साहब या खातून थे उन्होंने जवाब दिया कि सर मैं दरख्त पे गाड़ी मार दूंगा। तो ब्रेक मारनी थी। हाँ, ब्रेक मारनी थी। तो मैं बिल्कुल आपने पकड़ लिया कि भाई आपको अगर पेंडास के अंदर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो यार यूट्यूब पे वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्लैक आप पे लोग सॉल्व जाते करें। हैं यूट्यूब पे वीडियो जा जाके देखते हैं अंग्रेजों की, हिंदी में, उर्दू में, इसकी उसकी। आप किताब पढ़ेंगे, पहले आप किताब पढ़ लें। अगर आप किताब ईमानदारी से पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना किताब कितनी ईमानदारी से पढ़ी है मैंने, देखो पासिंग हाउ ऑल विल ओनली ड्रॉप डेटा दैट ऑल नल। अब ये वो बंदा जो यूं कर रहा है ना उसकी समझ में नहीं आएगा, ये तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। आपको यूं पढ़, ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे पढ़ना है, ऐसे यूं करके। देयर आर फ्यू वेज टू फिल्टर आउट missing data while you always have the option to do it by hand using pandas is null and boolean indexing. The drop na can be helpful. इसका मतलब है कि is null से भी कर सकते हैं और boolean indexing से भी कर सकते हैं। अब मुझे बताओ ये boolean indexing क्या होती है? सर ट्रू एंड फॉल्स। नहीं, क्या होती है boolean indexing? क्या होती है पेंडा के हिसाब से बताना। ये मैट्रिक जो वाले हमने वो एरे में कर नहीं रहे थे उस दिन, तो कि एरे में हम नाम लिखते हैं तो सर उसको कोई कंडीशन दे देते हैं, फिर वो हमें उस इंडेक्सिंग के ऊपर ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, जबरदस्त यार। ये कुछ बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, यही पढ़ सकेंगे यार। तो बूलियन इंडेक्सिंग का मतलब है कि मैंने जाकर पेंडास का इज नल का मेथड दबाया, तो जहां जहां पर भी नल होगा वो वैल्यू जो है वो ट्रू में दिखा देगा और बाकी में फॉल्स में। तो मैं जो हूं वो फिल्टर लगा के भी डेटा हटा सकता हूं, लेकिन ड्रॉप एनए भी हेल्पफुल कर सकता है, और ड्रॉप एनए को इस्तेमाल करना थोड़ा सा आसान है। तो ये इस तरह का, अब देखो ये सब चीजें लिखी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं ये पढ़ूंगा तो मुझे ये भी याद आएगा यार बूलियन इंडेक्सिंग भी एक चीज होती है। अब मैं फिर दोबारा किताब में जाके सर्च करूंगा कि यार कॉपी करके, इस किताब में कहीं सर्च का ऑप्शन है, इसमें गूगल में तो नहीं है, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि यार एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैंने इस किताब को जो है वो अपने पास खोला है एक्रोबैट के अंदर, एडोब के अंदर, और मैंने फिर बूलियन इंडेक्सिंग की। तो मुझे पता लगा कि चैप्टर 4 के अंदर 4.2 के अंदर बूलियन इंडेक्सिंग की पूरी डिटेल है। तो अब क्या होगा कि आपको अभी भी इंटरनेट पे जाके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप इसको सर्च करेंगे अपने एडोब के अंदर और आपको ये पता लग जाएगा बूलियन इंडेक्सिंग क्या होती है, पेंडास इज नल होता है। तो ये सब चीजें आप लोग कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप लोग जो है वो क्लास जब खत्म हो जाए ना, बेस्ट ये है कि जब क्लास खत्म हो जाए ना तो 1 घंटा जो है ना वो आप और निकालें। यानी कि क्लास अगर 3:30 बजे खत्म हो रही है तो 5 बजे तक ना किताब पढ़ लें यार आप लोग। अगर आप लोगों ने किताब पढ़ ली तो आप दुनिया के सबसे ज्यादा ज़हीन लोगों में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, बाकी सब चीजें मैंने आपको बताया था कि जो जुपिटर की नोटबुक है ये मैंने सारी की सारी जो है वो कहाँ से छापी है, आपकी किताब में से छापी है। तो ये आप बड़े आराम से चीजें एडजस्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको ये बताया कि सब प्लॉटिंग वगैरह कैसे होगी। तो ये हमारी वो जो जुपिटर नोटबुक वाली 4 वाली, ये वो उसकी कहानी है। इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो काम की चीजें हैं वो है डेटा एनालिसिस विद पैंडा, जॉइन कंबाइनिंग रिलेशनशिप और हायरार्किकल इंडेक्सिंग। इसके अंदर कुछ चीजें हम अब देख लेते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये डेटा डिस्प्ले हो रहा है,
डिस्प्ले हो रहा है ना भाई यहाँ पर, ये क्या हो रहा है, ये कोई नई चीज तो नहीं हो रही है भाई? देख रहे हो सभी क्या तो हो वो रहा है? इंडेक्स जो है वो साइन कर रहा है सबको, जो ऑटोमेटिक आ रहे थे 1 2 उनको उसने देखो ABC में कन्वर्ट कर दिया। इसमें देखो इंडेक्स जो है वो दो तरीकों से असाइन हो रही है। एक कॉलम ये भी इंडेक्स का है और उसके बाद ये भी इंडेक्स का है, यानी कि इंडेक्स जो है वो दो कॉलम मैंने या दो डेटा मैंने दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली इंडेक्स है और ये वाली इंडेक्स है, ये दोनों की इंडेक्स मेरे पास आ गई है। अब अगर मुझे जो है कैटेगरीज और सब कैटेगरीज हैं। हाँ बिल्कुल, कैटेगरी और सब कैटेगरी। अब मैं जो है जैसे मिसाल के तौर पर ये रोल नंबर है स्टूडेंट के, सही है, और ये वाली जो है ये उनके क्लास के नाम है। तो अब मुझे ये पता करना है कि यार मेरे स्टूडेंट जो है वो क्लास बी में कौन कौन से हैं, तो मुझे सिर्फ ये लिखने की जरूरत है, डिस्प्ले डेटा ऑफ बी, क्योंकि ये जो इंडेक्स में लिख रहा हूं वो क्या करेगा, वो बी वाला डेटा उठा के ले आएगा पूरा का पूरा। ये समझ रहे हो बात? यहां पर बी जो है वो रो है, मैं यहां पर आई लॉग भी इस्तेमाल कर सकता हूं, मुझे आई लॉग भी इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे यहां पे देखो, यहां पर आई लॉग की जरूरत नहीं क्योंकि मैं नंबर इस्तेमाल नहीं कर रहा, कैरेक्टर इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं यहां पर आई लॉग इस्तेमाल नहीं करूंगा बल्कि लॉक इस्तेमाल करूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लॉक इस्तेमाल किया और लॉक इस्तेमाल करने के बाद मैंने यहाँ पर डेटा बना लिया। आप लोगों की स्पेशल फरमाइश के ऊपर मैं इसको यहाँ पर कॉपी करके चला के दिखा देता हूँ। ये आपके पास डेटा आ गया, सही है। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर अब इसको, वही मैंने बताया कि आपको इसको चलाने की एक ट्रिक है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और वो ये है कि आपने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ डेटा, बाकी सारा मैंने कमेंट किया हुआ है ना, तो आपने डिस्प्ले किया तो आपने देखा कि यार ये डिस्प्ले 20 है, ये मुझे डेटा लाकर दिखा रहा है। अब अगला कोड जो है मैं और नीचे चला जाऊंगा और नीचे जाकर और प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, डेटा यहाँ पर प्रिंट किया है और ये मैंने हटा लिया है। अब मैंने देखा कि यार ये बी से लेकर सी तक का डेटा जो है वो यहाँ पर मेरे पास प्रिंट कर रहा है। बी और सी, यहां पर जो है मुझे लॉक की जरूरत है। बी का एरर क्यों आ रहा है भाई यहाँ पर? LSC में शायद मैं गलत लिख रहा हूँ, ऐसे लिखते हैं। हाँ भाई ऐसे लिखेंगे, सही है। और अब मुझे यहाँ पर लगाना है कॉलन और मुझे लगाना है सी। एरर क्यों आ रहा है यहाँ पर? क्योंकि हमें यहाँ पर इसको अंदर वाली वैल्यूज को एक और अरे के अंदर देना होगा। अभी भी एरर आ रहा है। हाँ भाई ऐसा क्यों एरर आ रहा है? ये इधर एक सेकंड ये सो रहे हैं सब भाई। आप लोग भी बताएं भाई एरर क्यों आ रहा है? सिंगल से मुझे मल्टीपल चाहिए ना ये। सर लिस्ट पास होगी ना, एक और ब्रैकेट्स आएंगे। हाँ लेकिन देखो मेरे पास ये सिंगल में जब चला रहा हूँ तो ये मुझे सही दिखा रहा है ना, ये मैं कहना चाहता हूँ। हाँ तो दो पैरामीटर होते हैं तो फिर लिस्ट पास होती है, सिंगल इस तरह नहीं होता। ठीक है, अब मैं इसके अंदर LOC के अंदर मैं यहाँ पर दो पैरामीटर पास करूँ, सही है। अब एरर तो नहीं आएगा? नहीं आएगा, आ गया। कोमा आना है दरमियान में सर। कोमा कोमा कोमा। एक मिनट,
कोमा आना है, चलो कोमा लगा देते हैं। क्योंकि सर लिस्ट है ना तो कोमा आएगा ना। अच्छा एक मिनट, बी कॉमा सही जनाब, मैंने बी और सी वाले जो है वो उठा लिया है। एनीवे, तो मैं बोल रहा था कि आप आपके पास इस तरह की चॉइसेस, अब मैंने क्या किया, इसमें से और भी जो है वो सब चीजें जो है ना मैंने यहाँ पर उठा उठा कर देख ली, आखिर में मैंने ये तक भी चला के देख लिया। ठीक है, तो ये आपके पास हायरार्किकल इंडेक्स की पूरी डिटेल जो है वो आपकी किताब के अंदर मौजूद है। आप किताब देखेंगे तो आपको पता लग जाएगी। तो मैं आपको क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर इत्तेफाक से लोगों के फीडबैक से मैंने बता दिया 8.1 के ऊपर है ये हायरार्किकल इंडेक्स, यानी कि आपके पास डेटा एनालिसिस विद पेंडास किताब का नाम है, ज्वाइन कंबाइनिंग एंड रीशेपिंग डेटा फ्रेम जो है वो शायद सब्जेक्ट है, और 8.1 जो है वो हायरार्किकल इंडेक्सिंग जो है वो इसका नाम है। सही है? किताब के अंदर ये सब चीजें मौजूद है। यहाँ पे कुछ एरर्स भी हैं जो पता नहीं क्यों छोड़े हुए थे मैंने, ये मैं सही कर दिए हैं मैंने यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब हायरार्किकल इंडेक्सिंग एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्यों फायदा है इंडेक्सिंग का ये सब लिखा हुआ है। अब इसके अंदर आप ये देखें हायरार्किकल इंडेक्सिस को मैंने कैसे काम में लिया हुआ है। डेटा इस तरह था मेरा, इसको मैंने यूं कर दिया, डेटा तो मेरा इस तरह है ना भाई, दोबारा करके दिखाऊं, मेरे पास डेटा जो है वो ऐसे है, सही है, और इसको मैं जो हूं इसकी सारी डिटेल के अगेन किताब में लिखी हुई है, मैं यूं कर रहा हूं, डेटा में डुप्लीकेट आ रहा है भाई। शायद हमने कोई चेंज मारी है यहाँ पर। ओए कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, क्यों एरर आ रहा है भाई। इंडेक्स कंटेंट डुप्लीकेट एंट्री कैन नॉट बी रीशेप, इंडेक्स कंटेंट डुप्लीकेट एंट्री 1 2 3 1 3 1। अच्छा इसमें आ रहा है ये 1 2 1 2 में, सही है, ये भी है 2 3 और ये 1, ए के अंदर गड़बड़ आ रहा है ना, ए बी सी डी, सही है, ठीक है। ये हायरार्किकल इंडेक्स के अंदर मैंने कोई एग्जांपल कराने के लिए ये मैं D1 अच्छा जी, पहले भी एरर दे रहा था ये ए बी बी सी सी डी डी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो सही है। और ये क्या 1 2 3 4 5 सर आपने 6 रैंडम जो 7 बनाए हैं 8 ना, 9, रैंडम जो बनाए हैं वो 10 हाँ आप हाँ, ऊपर दे रहे हैं। अच्छा सॉरी यार, वो 9 कर दें। ओके इसमें 9 कर देते हैं जी, सही है, ये यहाँ हो गया। और अब मैं इसको अनस्टैक कर रहा हूँ, तो ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो डेटा यहाँ पर
इस फॉर्मेट में था, इसमें फिर स्लाइसिंग भी चल जाएगी अब, वो जो पहले नहीं थी चल रही। हाँ स्लाइसिंग भी चलेगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो देखते हैं कि स्लाइसिंग चल रही नहीं चल रही। नहीं स्लाइसिंग अभी भी नहीं चल रही, इसकी कोई और बगैर रीजन ये इसके एरे के। ठीक है। तो मुझे ये याद आ रहा है कि शायद मैंने कभी जो है इस जुपिटर नोटबुक को समझाने के लिए इसमें आखिरी में एक और ए और आखिरी में और डाल दिया था, और उसकी वजह से वो शेप सही खराब हो गया, तो वो नहीं आ रहा था। तो अब वो मैंने सही कर दिया है। और लेकिन आपको भी एरर आएगा, तो आप भी जो है वो इसको आपको सही करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास स्टैकिंग का भी एडवांटेज हो गया। तो आप किस तरह हायरार्किकल इंडेक्स को जो है वो कॉलम और रोज में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसको आप उल्टा भी कर सकते हो। अनस्टैक करा, ठीक है, ये डेटा अनस्टैक से क्या होगा, रो कॉलम में आ जाएगा, और दोबारा आपने स्टैक कर दिया तो ये दोबारा उसमें आ जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये डीएफ है, डीएफ को नीचे जाता हूं मैं और कहता हूं कि भाई df2 बराबर है df डॉट स्टैक। तो देखें ये क्या चलता है। तो आप ये देख सकते हैं कि दोबारा ये स्टैक। तो स्टैक से क्या होगा, अगर आपका रो और कॉलम को आप हायरार्किकल इंडेक्स में कन्वर्ट कर देंगे, और अनस्टैक से हायरार्किकल इंडेक्स को रो और कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई यहाँ पे मखसूस सवाल, या फिर आगे हम मूव ऑन हो जाए। ठीक है सर, यहाँ तक समझ आ गई। सही है। इसी तरह ये देखें स्वैप लेवल है, जिसमें आपने की 1 और की 2 को आपस में स्वैप कर दिया है। तो जब की 1 और की 2 को आप स्वैप करेंगे तो आपके पास ये 1 के ऊपर ए आ जाएगा, और 2 के ऊपर ये बी और बी आ जाएगा। मतलब ये स्वैप हो जाएगा। ये करके देखना, खुद ही आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। इसी तरह अगर आपको सॉर्टिंग करनी है तो यहाँ पर सॉर्ट का फंक्शन है। स्वैप लेवल और सॉर्ट को आप साथ कर देंगे तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। यहाँ पर ये सब मैंने किताब में से छापे हुए, तो आप इनको जाकर किताब में सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास सम है तो आप यहाँ पर इस तरीके से की लेवल के अंदर 2 बताया हुआ है, तो आप यहाँ पर सम कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो सम है वो इस की के ऊपर जो है इसने सम किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 6 आ रहा है और 12 आ रहा है, इसकी क्या वजह है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखें 2 जो है वो यहाँ पे 3 है ग्रीन के अंदर, और 2 जो है वो यहाँ पर 9 है। तो 9 और 3 कितने हो गए, 12 हो गए। तो ये 2 जो है इसके अंदर आपको ये 12 बता रहा है। 1 जो है वो ग्रीन के अंदर जो है वो 0 मरतबा, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पर 6 आ रहा है। ठीक है। रेड के अंदर यही वाली वैल्यू डिफरेंट है, और ग्रीन के अंदर भी ये वैल्यू डिफरेंट है। अब यहाँ पर रेड और ग्रीन के अंदर 2 चीजें हैं, एक ओहायो के अंदर, एक कोलोराडो के अंदर। तो ये कोलोराडो का जो ग्रीन है उसकी डेटा अलग है, और ओहायो का ग्रीन जो है यहाँ पर अलग है। तो ये असल में ये जो आप यहाँ पर हायरार्किकल इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस वक्त 2 डायमेंशनल एरे को हैंडल नहीं कर रहा, बल्कि 2 डायमेंशन से ज्यादा वाला डेटा को हैंडल कर रहा हूं। एक तरह से मैं इस वक्त यहां पर 3 डायमेंशनल डेटा को एक्सेस कर रहा हूं। असद जो मैसेज था ना वो मजे का ही था, व्हाट्सएप वाला। कोई अच्छा धांसू से निकालो यार, कोई डिटेल के अंदर कि attention student, as you are all know that we have discussed and complete our chapter 7, 8 and also with 6, 7 and we are going to start deep learning from next week. Please revise all content and practice all code from the book and ठीक है, and everyone should practice all code and book, and also practice the notebook shared with you. If you have any problem, please discuss on the Slack. If you need to seek attention of our teaching team, please mention. And if you really need to discuss anything with the teacher, please DM me. Do not ask the question
that can be answered on a channel. For example, where we will find GitHub link of the Jupyter notebook. अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक और गुड विशेस ये आखिरी में ऐसे डाल देना ताकि बच्चे खुश हो जाए। सही है? ठीक है सर। अच्छा भाई, ये क्या चीज चल रही है, ये कौन सी है? अच्छा, अब इसके अंदर देखो क्या किया हमने कि पहले जो है वो डेटा बना लिया। डेटा बनाने के बाद हमें ख्याल आया कि हमें इसमें से कोई चीज इंडेक्स पे करनी है या नहीं करनी, तो आप जो है वो चीज को इंडेक्स कर दे। ठीक है भाई, सब लोग अटेंटिव हैं या सो गए सब लोग? सब लोग अपने अपने हैंड रेस करें जरा, मैं देखूं कितने लोग जो हैं वो अवेलेबल हैं, कितने लोग जा चुके हैं, फिर मैं आप लोगों को एक जबरदस्त चीज दिखाऊंगा। कितने लोगों के नहीं आए अभी तक, चेक ये सर अवेलेबल है, क्या करेंगे? मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जैसे अवेलेबल है, जैद हादी 109530 इनके हैंड रेज नहीं आ रहे मुझे नजर। गैलेक्सी S4 सर हमें आधे स्टूडेंट के तो हैंड रेज ही नहीं हो रहे। सर कुछ पूछ रहे हैं हाउ टू रेज हैंड, अभी उनको पहले वो सिखाएं तो फिर। नहीं तुम बता दो उनको, जब तक मैं चेक कर रहा हूँ। जी मैं बताता हूँ। बताओ, तुम्हारी आवाज सुन रहे होंगे ना ये, बताओ। भाई जब आपकी स्क्रीन सामने शो हो रही होती है तो उसमें नीचे पार्टिसिपेंट्स में जाएंगे ना, तो आपका शो होता है रेज हैंड का ऑप्शन। पार्टिसिपेंट पे क्लिक करें, आपका नीचे इनवाइट, म्यूट मी और रेज हैंड और लोअर हैंड ये ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके रेज हैंड कर सकते हैं अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे हैं, कि मैं लैपटॉप पे ले रहा हूँ। अच्छा भाई, तो सब लोग अटेंशन है, तो मैं आपको एक न्यू शेयर के अंदर आपको एक चीज शेयर करा रहा हूँ। उम्मीद है ये आप लोगों को सब, ये कोड आप लोगों को नजर आ रहे हैं यहाँ पर? यस सर। मेरी विंडो नजर आ रही है आपको? ठीक है, यस सर, आ रहा है। अब देखें, मैं इसके अंदर जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बताना चाह रहा था कि आपका पेंडास के अंदर जो है वो प्रैक्टिकल सिनेरियो जो है वो क्या है। तो मैंने इसमें क्या किया हुआ है कि एक डेटा है जो मेरा एक फाइल में मौजूद है। थोड़ा सा जूम करते हैं थोड़ा सा काइंडली। ये जूम कैसे होगा ये देखना पड़ेगा इसमें। सर वो स्क्रीन करेंगे ना आप, उसकी कंट्रोल प्लस करके उससे। मैं इसको किसी और विंडो में शेयर कर देता हूँ आपको, ठीक है, इसी के ऊपर। थैंक यू। बल्कि जुपिटर नोटबुक के अंदर ही शेयर कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो ना। आप सर समझा दें यहीं पे, वो उधर से स्टैंडर्ड व्यू कर लिया मैंने तो वो शुरू हो गया जूम खुद ब खुद। नहीं मैं इसमें हो गया। अच्छा, ये स्टैंडर्ड व्यू हो गया ना आप लोगों के पास, समझ लेंगे ना आप लोग। कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू नहीं हो रहा इससे। ठीक है, इसके अंदर जो है ना जूम की सेटिंग जो है शायद यहाँ पर है, सेटिंग एडिटर फॉन्ट साइज 20 है, इसको मैंने कर दिया 30। ओके, तो आई होप कि आ रहा होगा। अब इसके अंदर देखें मेरे पास, इसमें सिर्फ मैं आपको पूरी डिटेल नहीं बता रहा, ये वैसे नॉर्मल जैसे एक ओपन का फंक्शन है जो आपने पढ़ा होगा, लिस्ट का फंक्शन है मैं कर रहा हूँ। इसको मैंने जो है आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक डेटा फाइल थी, इसको मैंने जो है जिसके अंदर UTF-8 का डेटा था उसको मैंने एक सबसे पहले एरे में उठा लिया, और फिर एरे के अंदर जो है वो उसमें से जो काम की चीजें थी वो मैंने दूसरे एरे में उठा ली। ये सब चीजें मैं करता रहता हूँ। अब इसके अंदर मुझे आपको सिर्फ ये बताना है कि भाई मैंने किस तरीके से एक डेटा जो है वो पेंडास पे आ जाऊं। मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया हुआ है, मेन डेटा फ्रेम। अब इसके अंदर मैं जाता हूं, एक एक फाइल के अंदर डेटा को चेक करता हूं, और चेक करने के बाद बताता हूं कि मुझे कौन कौन से कॉलम्स के अंदर से डेटा उठाना है। और वो कॉलम्स के डेटा उठाने के बाद ये देख सकते हैं आप, ये रीड CSV
में के जरिए मैंने अपना फंक्शन बनाया हुआ है ताकि मुझे बहुत सारी चीजें देने में आसानी हो। ठीक है, अगर मैं इसको दिखा भी दूं आपको, कहाँ भाई जाओ भाई जाओ, तो ये रीड CSV के अंदर जो है ये सारे काम करता है कि अगर ये यूं होगा तो यूं कर देगा, ये सारी जो, तो मैंने यहाँ पर पेंडा की ही CSV फाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन, जब भी मैं रीड CSV करने जाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि सेपरेटर कौन सा होगा, इनकोडिंग क्या होगी, हेडर क्या होगा, लो मेमोरी फॉल्स कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास डेटा बहुत बड़ा होता है, इनफर डेट टाइम जो है वो भी फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है मुझे बार बार करनी पड़ती थी, तो मैंने अपना छोटा सा एक फंक्शन बना लिया। उसके बाद जो है अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर str के फंक्शन के जरिए यहाँ पर उसको अपर केस में कन्वर्ट कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे काउंट पता किया, काउंट पता करने के बाद ये मेरे पास जो है ये काउंट का एक फंक्शन आ गया। उसके बाद मैंने जो है इसको जो है यहाँ पे नीचे आए, फिर मैंने एक और डेटा फ्रेम जो है वो लिया और उसमें से चीज़ें मुझे ड्रॉप की, ये ड्रॉप मैंने किए, ड्रॉप डुप्लीकेट्स किए, इसमें डायरेक्ट किया, ग्रुप बाय वगैरह, फिर मैंने लगाया और लगाने के बाद ये मैं कॉन्केट कर रहा हूँ DB, दो डेटा फ्रेम को आपस में कॉन्केट कर रहा हूँ एक्सिस 1 के अंदर, और सॉर्ट मैंने यहाँ पर ट्रू किया हुआ है। यहाँ पर मैं कॉलम के नाम भी चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने पहले सेट इंडेक्स का फंक्शन भी लगाया था, जो मैंने बाद में पता लगा कि मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी मुझे ज़रूरत पड़ती है जैसे यहाँ पर, तो मैं वहाँ पर सेट इंडेक्स का फंक्शन इस्तेमाल कर लेता हूँ। शायद मैंने यहाँ पर नीचे कहीं पर किया होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं शेप और ये कॉन्केट का फंक्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं उसके डेटा भी इंसर्ट कर रहा हूँ, और अगर मुझे कहीं पर फिल एन मिल रहा है तो मैं उसको 0 से कन्वर्ट भी कर रहा हूँ। उसके अलावा जो है मैं एक लिस्ट के अंदर ये अपना मेन डेटाबेस, मेन DF का फंक्शन जो है डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि मैंने अपना पूरा का पूरा जो डेटा फ्रेम है, जितनी भी फाइलें थी, अच्छा तो मैंने क्या कर रहा हूँ कि जितने भी डेटा फ्रेम है एक एक फाइल से मैं डेटा फ्रेम उठाता हूँ और अपनी मेन लिस्ट में जाकर डाल देता हूँ, और बाद में जो है वो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो मेन फंक्शन है, आप यहाँ पर जो है वो चेक करता है कि अगर मेरे पास ये जो डेटा है मैंने प्रोसेस कर लिया है, पहले से मौजूद है, तो मैं जो हूँ वो और उसको जैसे मैंने यहाँ पर देखें लिखा हुआ भी है, अगर ये फाइल मेरे पास मौजूद है तो मैं अपनी लिस्ट में से डेटा रीड LST करके पूरा का पूरा एरे जो मैंने सेव कराया है, मैं जब भी अपना प्रोसेस कर लेता हूँ यहाँ पर, शायद मैं यहाँ पर आपको ये बताना या मेंशन करना भूल गया, रिटर्न कहाँ 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 कहाँ, अच्छा आगे करता हूँ शायद मैं, हाँ तो मैं जो है ना रीड लिस्ट करके पूरा का पूरा डेटा जो है अपने वेरिएबल में से उठा लेता हूँ, और अगर नहीं होता तो फिर मैं अपना प्रोसेस चलाता हूँ, डेटा मेरे पास लिस्ट में आ जाता है और उस लिस्ट को मैं सेव लिस्ट के जरिए डेटा सेव कर लेता हूँ। सेव लिस्ट जो है वो मेरा बनाया हुआ फंक्शन है। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर सिर्फ ये हो रहा है कि मैं एक फाइल ओपन करता हूँ जो मुझे नाम देता जा रहा है, और मैं pickle.dump की एक लाइब्रेरी है जिसके जरिए मैं जो हूँ अपना कोई भी अरे, कोई भी मेमोरी ऑब्जेक्ट पाइथन का वो फाइल में सेव कर सकता हूँ। तो मैं उसको बताता हूँ कि भाई ये मेरी लिस्ट है और ये मेरा फाइल का ऑब्जेक्ट है, इसको जाकर आप सेव कर दो। तो ये जो है मेरा डेटा यहाँ पर सेव कर देता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आई एम कॉन्केटिंग फर्दर, और इसके अंदर आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कॉलम के नाम चेंज कर रहा हूँ, इंडेक्स को रीसेट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फंक्शन भी बनाया हुआ है जो फॉर्मेट चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। मेरे पास जो भी नंबर्स हैं मैं उनको 3 डिजिट के अंदर फॉर्मेट में लेकर आता हूँ, उसके लिए मैंने एक नंबर बताया है और जो मैं हर जगह यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। इसके अलावा जो है मैं यहाँ पर आइटम API इस तरह की सब चीज़ें जो है मैंने यहाँ पर बहुत सारी जो कैलकुलेशंस वगैरह जो है मैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें मैंने 2 कॉलम को आपस में डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद जो है उसको मैंने राउंड करा दिया 2 डिजिट से। तो ये सब चीज़ें बताने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इनके जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल फंक्शंस या बहुत सारे जो है वो प्रैक्टिकल क्या कहना चाहिए, प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट, ये प्रैक्टिकल नीड है जो आप लोग जो है कर सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस है जो आपको करनी है। तो आप ये आपको उस वक्त जब अचानक
जब आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर रहे होंगे तब आपको याद आएगा कि आप यार ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप प्रैक्टिस अच्छे से करते रहें, इंटरनेट पे जाके सर्च करें और देखें यार कौन सी चीज़ कैसे हो रही है। कम से कम इस किताब को पढ़ लें तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि जी आपको जो है वो इंडेक्स सेट करना भूल गए तो बाद में कैसे इंडेक्स करेंगे। और इंडेक्स सेट करना जैसे हमने लास्ट वीक भी किया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप दो पाइंडास के डेटा फ्रेम को आपस में मैच करते हैं तो इंडेक्स की बेस के ऊपर होगा। ये वाली बात याद है आप लोगों को? यस सर, याद है। याद है ना? जब आप कॉन्केट करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास यहाँ पर इंडेक्स जो है वो 0 होगी, दूसरे वाले में भी 0 होगी, तभी वो 0 to 0 मैच करेगा, वरना वो मैच नहीं करेगा और वो दो अलग अलग लाइनें होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ, अब जैसे यहाँ पर हम ये डिस्कस भी कर रहे हैं कंबाइनिंग एंड मर्जिंग डेटा सेट के अंदर कि आपने जो है वो दो को कैसे सेट करना है। तो देखिए यहाँ पर मर्ज किया एक है, हमने वहाँ पे कॉन्केट पढ़ा था, हम यहाँ पे कॉन्केट भी पढ़ेंगे। मर्ज के अंदर जो है वो हम इसके अंदर ये मेरे पास एक डेटा फ्रेम है df1 और df2, इनको मैंने यहाँ पर मर्ज कर दिया। और कौन सी चीज पे किया है? की के ऊपर किया है। की हमारे पास क्या है? एक कॉलम है, ठीक है। तो ये वाले कोड भी आप चला के देख सकते हैं। मैं आपकी थोड़ा सा आपको सपोर्ट करने के लिए जो है ये चला के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलाने का तरीका मैंने आपको बताया ना कि आप क्या करेंगे कि अगर कोड में ज्यादा चीजें लिखी हुई हैं तो उसको आप हटा दें यहाँ से। अब आप सिर्फ यहीं पे चीज चेक करें। अब आप देखें कि यार मैंने जो है वो ये मेरा डेटा फ्रेम, अगर आपको लग रहा है कि यार किसी चीज को प्रिंट करना है तो प्रिंट करा लें। जैसे आपने कहा डिस्प्ले df1 और आपने कहा डिस्प्ले df2, दोनों चीजें भी प्रिंट करा ली आपने ताकि हर चीज आपको क्लियर हो जाए। अब आपने क्या किया, देखें ये आपके पास डेटा 1 है, इसी ये की नहीं है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है और ये भी कॉलम है और ये सब रोज है। मैंने इनको कहा कि भाई इनको मर्ज कर दो, किस कॉलम के ऊपर करना है ये कॉलम मैंने मुझे बता दो। मैंने कहा की के ऊपर कर दो। तो आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर मर्ज करना शुरू कर दिया। यहाँ पे कितने कॉलम थे? 6 थे और यहाँ पे कितने थे? 5 आ गए। अब छठा क्यों गायब हो गया? इसने क्या किया, 0 को 0 से मैच कर दिया। हाँ, यहाँ पे देखो बी वाले मैच कर लिए क्योंकि यहाँ बी मौजूद था, ए वाला मैच कर लेगा, ए मौजूद है, सी वाला उड़ा देगा क्योंकि यहाँ पे सी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सी नहीं है इसलिए सी वाला जो है वो इसको यहाँ से हटा देगा। ए वाला जो है वो दिखा देगा और डी वाला जो है वो भी उसने यहाँ से हटा दिया। तो इसमें देखो ए और बी वाले मैच हो गए। तो यहाँ पर आप देखें मैंने यहाँ पर एज अ कॉलम को मैचिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया। अब मैं थोड़ा सा और नीचे जाता हूँ, बाकी कोड, ये वाले कोड समझ में आ गए मुझे, मैंने ये वाले कोड चला के देखे। अब मैंने देखा ये मेरा डेटा फ्रेम है और मैं इसको वही करूंगा इसको समझने के लिए। df4 सही है। अब मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट कराया। अब देखें ये मेरा एल की है, एल की का मतलब है लेफ्ट की, ठीक है, और ये राइट की है। ये चीजें, ये वही वाला काम है जो पहले हो रहा है, सिर्फ ये मैंने यहाँ पर ये बताया है कि अगर आपके पास एक ऐसा सिनेरियो हो जिसमें डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम के नाम डिफरेंट हो तो आप कैसे करेंगे। तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास क्या था, यहाँ पे मैंने ऑन लगाया था क्योंकि दोनों में कॉलम के नाम एक ही थे। यहाँ पे कॉलम के नाम अलग अलग है तो मैं क्या करूंगा, ये वाली चीज लिखूंगा लेफ्ट के ऊपर क्या है और राइट के ऊपर क्या है। अगर कॉलम के नाम है तो उसके लिए भी मेरे पास आर्गुमेंट्स मौजूद है। तो इस वाले कोड में और इस वाले कोड में फर्क नहीं है कोई भी। ये वाला कोड का मतलब है कि आपके कॉलम के नाम अलग हैं और ये वाले का मतलब है कि कॉलम का नाम दोनों में एक ही है। तो दोनों सिनेरियो के अंदर आपके पास ये वाली चीजें आ जाएंगी। ठीक है जनाब। अब इसी तरह इसके अंदर देखें, यहां पर हम मर्ज कर रहे हैं लेफ्ट 1 और राइट 1 को, और साथ साथ हम राइट इंडेक्स जो है वो ट्रू कर रहे हैं। ये भी राइट इंडेक्स ट्रू है। हाउ कैसे करेंगे, आउटर, ये सारी कहानियां इसमें लिखी हुई है। तो आप इनको चलाते रहेंगे और आपके पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर जैसे यहाँ पर देखें, ये सारी की सारी चीजें जो है मैंने कॉपी की हुई है। इस चीज से आप समझ लें कि ये सब चीज जो है मैंने ये किताब से उठाई है। ये जो 81 से उठाई है मैंने, ये 83 से। तो आप किताब में इसी चैप्टर में जाकर आप वो ढूंढेंगे यहाँ पर, तो आपको पास वो 81 जो है वो आपके पास आ जाएगा। ये देखें 17-18 चल रहा है ना।
देखते हैं 81 मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ये कहाँ गया भाई 81, ये तो कुछ और है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये तो खैर पीटी सीरीज में से, तो ये कहीं ना कहीं होगा, ढूंढ लीजिएगा आप। यहाँ पर नहीं है तो कहीं और होगा। सही है। तो बताने का मकसद है कि ये सब जगह जो है, ये आप सब ये कोड जो है ये आप चलाकर देख सकते हैं। इन दिस केस देयर इज ओवरलैप एग्जिस्ट एज यू कैन सी। तो ये सब सारे कोड हैं जो मैंने यहाँ पर अभी मार्क किए हुए हैं, लेकिन आप चलाकर इसको देख सकते हैं। इसमें से कुछ गलत भी होंगे, कुछ सही भी होंगे। इनको आप चला कर देखेंगे तो ये आपको सब चीजें नजर आ जाएगी। आप देखिए इसके अंदर यहाँ पर ये 2 कॉलम है और इनको मैच किया गया है इग्नोर इंडेक्स ट्रू करके। आप फॉल्स करके भी चेक करें, सॉर्ट ट्रू किया हुआ है, सॉर्ट फॉल्स चेक करेंगे, 4 कॉम्बिनेशन जो है वो आपके पास बन जाएंगे और आपके पास डेटा जो है वो डिफरेंट तरीकों से मर्ज होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह देखें यहाँ पर ये एक मैक्रो डेटा है CSV के हिसाब से। इसके अंदर जो है मैंने क्या किया है pd.period index। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि यार ये pd.period index क्या है। तो इसके लिए मैंने इसमें से प्लॉटिंग जो है वो आपने हटा दी है शायद। मैं इसमें से चेक करता हूँ कि ये कहाँ पे मैंने उठाया था, ये कहीं से उठाया, पिविटिंग लॉन्ग टू वाइड फॉर्मेट। अब मैं ये चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास ये पिविटिंग वाला ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। आप लोग भी सर्च करें, आपके पास पिविटिंग का ऑप्शन है कोई। हाँ बिल्कुल मौजूद है। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। तो ये आप पिविटिंग लॉन्ग ऑप्शन मौजूद है मेरे पास। इसके लिए जो है मेरे पास ये डेटा आप लोगों के पास ऑलरेडी शेयर हुआ होगा, ये आपने उठा लिया। अब इस किताब के अंदर आप जाकर पिविटिंग लॉन्ग ऑप्शन शेयर के अंदर अब आप जाकर देख सकते हैं कि इसके अंदर सारी डिटेल जो है वो क्या दी हुई है। इन कॉमन वे तो मल्टीपल सीरीज डेटा सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्मेट सो लॉन्ग। इसके अंदर एक जो चीज है, वी विल लुक एट द पीरियड इंडेक्स अ बिट मोर क्लोजली इन चैप्टर 11। ठीक है। इन शॉर्ट इट कंबाइंस द ईयर एंड क्वार्टर कॉलम टू क्रिएट अ काइंड ऑफ टाइम इंटरवल टाइप। ये चीज जो है वो इसी चैप्टर के नीचे लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है। तो आप वहां से जाकर इसको पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर आप ये चीज देख भी सकते हैं कि इसके अंदर मेरे पास डेटा ईयर है और ये क्वार्टर है। तो इसने क्या किया कि आपके पास जो पिविटिंग इंडेक्स की मदद से जो पीरियड्स है, ठीक है, एक मैंने पीरियड्स का जो कॉलम है इसके अंदर मैंने क्या किया, डेटा क्वार्टर और नाम इसका रख दिया मैंने डेट। अब यहाँ पे जब मैंने डेट लिखा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है 1959 और 03, इन दोनों को उसने क्या किया मर्ज कर दिया। 1959 010 0331 और इसको उसने कन्वर्ट भी कर दिया डेट में। नहीं समझ में आई, मैं बताता हूं दोबारा। पीरियड इंडेक्स क्या करेगा कि ईयर के लिए इसने डेटा ले लिया, क्वार्टर के लिए क्वार्टर ले लिया और उसका नाम रख दिया डेट। तो अब से क्या करेगा कि वो यहां पर देखें डेट्स खुद जनरेट कर रहा है। आपने उसको डेटा दिया और इस डेटा की मदद से उसने डेट इंडेक्स जनरेट कर दी और इसको उसने नाम दिया पीरियड इंडेक्स का। तो ये काम जो है वो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है। इसकी डिटेल जो है वो किताब में लिखी हुई है और आपके पास ये चांस है कि आप जो है वो डेटा को जैसे मिसाल के तौर पर एन इनवर्स ऑपरेशन टू पिविट द डेटा फ्रेम इज पेंडास मेल्ट। ठीक है। ये मैंने वही किताब में से छापा है। तो पेंडास मेल्ट का जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है आपके पास, ये आपके पास डेटा था की ABC। ठीक है। और इसके अंदर मैंने जो है वो मेल्ट कर दिया बेस्ड ऑन द की। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये डेटा इस तरह आ गया, यानी कि आपके पास जो डेटा था यानी ए आ गया, ये ए है, उसके बाद बी आ गया और उसके बाद सी आ गया। ये वही स्टैकिंग और अनस्टैकिंग वाली कहानी है। सही जी। यहां तक कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है पिविटिंग क्या है तो आप इंटरनेट के ऊपर जाकर सर्च करेंगे पिविट क्या होता है, पिविट, और उसको पूछे भाई डिफाइन करो। लोगों ने आजकल कंपनियों के नाम जो है वो उर्दू इंग्लिश वर्ड पे ढूंढने में बंदा बन चलाता है। ठीक है। अ सर्टेन पॉइंट पिन और शिफ्ट और शाफ्ट ऑन विच अ मैकेनिज्म टर्न
ऑस्किलेट्स, ठीक है। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि अगर आपको आपका डेटा जो है वो चेंज करना हो, टर्न करना हो, देखें यहां पर डेटा जो है वो एक अलग कंडीशन में है और यहां पर एक अलग कंडीशन में है। तो इसको हम कहें, इस काम को जो डेटा के अंदर चेंज लेकर आ रहे हैं, डेटा के फॉर्मेट में चेंज है, डेटा की वैल्यू में चेंज नहीं है, डेटा के फॉर्मेट में जो चेंज लेकर आ रहे हैं उसको हम कहेंगे पिवटिंग। तो यहां तक कोई सवाल कर रहे हैं तो पूछे आप। ठीक है, आप लोगों के पास ये जो जुपिटर नोटबुक है वो होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, पिंग बिंग पिंग, ठीक है। और बाकी तो फिर यही है, प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। प्रैक्टिस करनी है आपको। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्लास हो सकता है अगले 10 मिनट में खत्म हो जाए, लेकिन आप लोग यहीं बैठे रहें, अपना लैपटॉप छोड़ के मत जाए। अगर किताब है तो किताब खोलें, सेलफोन पे खोल लें और प्रैक्टिस करते रहें। सर भूख लग रही है। जी सर, भूख लग रही है तो खाना भी खा लें, लेकिन लैपटॉप छोड़ के नहीं जाना आपको। खाना यही मंगा लो, केक रस जो है ना अम्मी से ही मंगा लो। मैंने भी खाना अभी यहीं पे खाया आपके साथ, सही है। लैपटॉप छोड़ के नहीं जाना है, कीबोर्ड छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। और आपको लाजमी तौर पर जो है वो यहीं पे रहना है, सही है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। यस सर। अच्छा, तो मैंने स्क्रीन स्टॉप कर दी है। आपको अगर किसी को सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो वो छुट्टी करके जा सकते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था मेरा। सर ये मैं बेसिक शुरू की क्लासें मिस हो गई थी, तो स्लैक पे मैंने अकाउंट बनाना है तो उसका तरीकेकार पता चल सकता है? यार ये आप पोर्टल पे जाएंगे ना तो वो आपको पास वहां पर असल में इनवाइट्स आएंगी मेरे ख्याल से। कोई बताएगा कि आप लोग सिलेक्ट के पर पहली मर्तबा कैसे ज्वाइन हुए थे? जैसे आप व्हाट्सएप पे लिंक के थ्रू क्लिक करते हैं ना, किसी भी ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं, इसी तरह सिलेक्ट का लिंक है आपके पोर्टल पे, आप उसको क्लिक करें, आप ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए मैं चेक करता हूँ इस चीज को। ठीक है। अच्छा सर, मैंने आपसे ये एक सवाल पूछना था कि जो पोर्टल पे वीडियोस हैं उसमें पांडास की वीडियो जो कोड के साथ, एक्सरसाइज के साथ नहीं है, आप वो अवेलेबल होंगी? आप एक्सरसाइज मतलब समझा नहीं मैं। सर जैसे वो पाइथन की है 1 by 1 कोड करके बता रहे, इस टाइप की मैं पूछना चाहता। बिल्कुल, इसकी हम अभी आप लोगों को असाइनमेंट शेयर करेंगे ना। असल में अभी वो रोकी हुई थी, तो अब आप ये खत्म हो गया तो आपको असाइनमेंट शेयर कर देंगे, तो उसमें ये वाली चीज भी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। एक दो दिन में आने वाली है। ओके जी सर। सर आप व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र कर रहे थे, जो लड़के ने आपको मैसेज किया था, उसमें ये इस क्लास वाले भी ऐड हैं या कोई पहले के आपके वो स्टूडेंट्स यार वो ग्रुप हैं? में नहीं है, वो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। मैंने कुछ लोगों को अपना नंबर शेयर किया हुआ है, शायद पिछली क्लास में किया था, तो वो इंडिविजुअल बंदे ने शेयर किया था मुझसे। सही वही मैं कह रहा था। मतलब आपने तो कहा था कि पिछली दफा स्लैक पे मुझे मैं फॉलो करूंगा, आप मुझे वहाँ पे मतलब वो हेल्प ले सकते हैं, तो मैं इसलिए पूछ रहा। हाँ, मैं मोस्टली जो है वो कोशिश करता हूँ कि आप लोग सिलेक्ट के ऊपर जो है वही हो, लेकिन फिर भी अगर आप सर अगर आप बना दें, ऐड हो जाएं सर, असद साहब भी और आप भी, तो ज़रा अच्छा हो जाएगा। सर ये है कि अब बात तो आपने समझा दी है। व्हाट्सएप ग्रुप एक बना लें अपने मतलब इस बैच में जो हमारा यार इस मैं टाइम। असल में व्हाट्सएप ग्रुप पे इतना होता नहीं हूँ। जी ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को अपना नंबर मेरे ख्याल से शेयर भी किया हुआ है, तो अगर आप लोगों को सर अगर काइंडली आप मतलब इनबॉक्स में मेरा सेंड कर सकते हैं, तो मैंने पहले नहीं देखा। क्या चीज़? अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर, अगर कोई ऐसा नंबर लिख लो 0300 एक मिनट सर, 0300 जी 896 00 38। थैंक यू वेरी मच सर। एक और क्वेश्चन था सर मेरा।
सर वो आपने ना फाइल वो शेयर के मतलब हम काम कर रहे थे, वो आपने चेक्स लगाए थे मतलब चेक करने के लिए कि कहाँ पे एट ऑफ होगा, डॉट होगा, तो मतलब ये उसमें है क्या वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं तो वहाँ पे भी यूज़ हो सकते हैं ना ये चेक्स कि अगर यूज़र इंटर कर रहा है तो उसमें वो चेक हो जाएगा कि ये चीज़ इंक्लूड है या नहीं है। पासवर्ड एग्जैक्टली यही चीज़ ही होती है आई थिंक एट द बैक एंड वो हो रही होती है, मतलब यूज़र को तो नज़र नहीं आ रही। सर हम लीव कर दें? हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ओके लीव करते थे।